कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? एवोल्यूशन ना, एवोल्यूशन चल रहा है हम लोगों ने कल जियोलॉजिकल टाइम के ऊपर देखा था। आज मैं सुनूंगा, ठीक है? तो आप लोग जैसे रिवाइज करो। पढ़ लिया आप लोगों ने? जल्दी रिवाइज करो। और आप लोग जो ह्यूमंस का एवोल्यूशन है वो भी तैयार कर लो। और जो मैंने कल आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताया था यून कौन कौन से थे, इसके बाद पीरियड्स, एरा, इपॉक्स, ट्रिक क्या थी और कैसे कैसे कौन किस टाइम पे आया वो सब याद करो, ठीक है? और मैं अभी आप लोगों को सुन रहा हूँ सब। तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम लोग स्टार्ट पढ़ेंगे इवोल्यूशन, ठीक है? जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा चैप्टर है? इवोल्यूशन। और लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था जियोलॉजिकल टाइम स्केल, है ना? और मैंने कल आपको किसके बारे में बताया था बेटा? मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने कहा था पहले इयोन होता है, इसके बाद क्या होते हैं? एरा, इसके बाद पीरियड्स और इपॉक्स, ठीक है? तो मैंने कल आपको सारा बताया था, जैसे हम लोग कौन से इयोन में चल रहे हैं बताओ? पैनोजोइक। हमारा एरा कौन सा है बताओ? सीनोजोइक। इसके बाद हमारा जो पीरियड है वो कौन सा है? क्वार्टनरी। और हमारा जो इपॉक्स है वो होलोसीन। होलोसीन। हालांकि मैंने सबका ट्रिक बता दिया आपको, सब तरीके बता दिए कैसे आपको याद रखना है। एनिमल कौन से आए थे किस एरा में, कौन प्लांट आए थे, कब कौन आए थे, वो आप लोग एक बार अगर तैयार कर लोगे अच्छे तो आपको बड़े आराम से तैयार हो जाएगा। तो जल्दी से एक बार रिवाइज करो, फिर हम लोग तुरंत स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चीज, ठीक है? तो करो यार।
बच्ची बात नहीं करना अभी तो ए आजा और बच्चे कहाँ चले गए? हम भी घूमे तापने? तापन कहाँ तापने? बाहर जल रहा है कुछ क्या? नहीं, यहाँ जल रही है तो ठंड है लेकिन अब तापने वाली भी नहीं है। सर। आप तो दिन में तापते हैं रोज। दिन में तापते हो? घर से आते हो ताप के आते हो? बिल्कुल सही है। बात करिए। अभी तो गांव में रहने का ही मजा है ना, मस्त एकदम, कितना भी तापो तो है शाम तक, है ना। यहाँ तो कुछ ऐसा भी नहीं है ठंडे हो गए तो कैसे क्या सर पेड़ की जड़ें बहुत हैं, तो एक जड़ जल रही 3 दिन से, अभी जली नहीं है। 3 दिन से? हाँ अभी तक जली नहीं। बुझा देते हैं। अच्छा रात में बुझा देते हो? शाम के टाइम में जाते थे। बुझाते किससे? अपने सर, ऐसा थोड़ी पूरी एकदम जलाती है। हैं? पूरी थोड़ी नहीं थोड़ी जलाती। मतलब कुल्हाड़ी से वो करके। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कोई पूरे में क्यों एकदम आग लगा देती हूँ? सर पूरी में लगाई थोड़ी थोड़ी साइड से, जड़ें बहुत लगी। हालांकि मुझे ये पता है कि सबको कंफर्म कि गांव में तुम्हें तापने को दिक्कत नहीं होगी, और उनका एक ही तरीका होता है ठंड लगे तो यही करो, बस आग के सामने बैठ जाओ और इस टाइम पे मस्त बातें होती होंगी पूरे दिन। जैसे ठंडी आती है सर, गाँव में चूल्हे जलने स्टार्ट हो जाते हैं। और एक आप लोग शायद पता भी होगा, पहले तो लोग गड्ढा कर लेते थे हाँ हाँ छोटा सा, छोटा सा गड्ढा। हैं? अब तो नहीं करते, उसी में थोड़ी लकड़ी और और उसमें लकड़ियां रख दी और चारों तरफ बैठे आराम से, है ना, ऐसा करते थे। सर हमारे यहाँ तो वो है। अब तो कम होते हैं, पहले ज्यादा होते सर हमारे यहाँ तो वो है मिट्टी का बिरौला। हैं। मिट्टी का बिरौला। बिरौला बिरौला, अच्छा। उसको गाँव में। हाँ, नमस्ते। और देखो तो पानी आपका और होता क्या है? ये कैसा मेरी भी कैसा मेरी भी कैसा तो अलग ही सी है। हो जाए कभी तो। आएगा दुनिया से आएगा कि बच्चे मतलब मैं भूल तो गया था, ऐसी बच्ची हो गया कि मेरे बाबू के ऑर्डर छोटी मोटी सब सेकंड से बताइए ऐसे नहीं। अब ये भी है ना कि अब लोगों के घर पक्के बन गए तो अभी सब ज्यादा रहा नहीं है, और अब घर में लोग पेंट करवा देते हैं, अगर जलाओगे तो काला हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये भी तो प्रॉब्लम है। लेकिन पहले के हर किसी घर में होता था ऐसा, एक कोई छोटा सा गड्ढा कर लिया इतना बड़ा, और उसमें ठंड पड़ रही तो उसमें क्या रख दिया, जैसे लकड़ी रख दी, कंडे रख दिए, और उसको आधा गिरा दी, चारों तरफ बैठ। ऐसा पहले होता था, अब होता है लेकिन कम होता है। और दूसरा क्या है, ठीक है हाँ लाइट वाले भी हैं, और दूसरा क्या है, लेकिन फिर भी तापने का व्यवस्था पूरा है ना? अपनी व्यवस्था है अपने यहाँ की। लकड़ी यानी कम नहीं पड़ेगी गाँव में। लकड़ियाँ बहुत है। मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, 2 क्विंटल आती है उसमें। कंडे भी बहुत है। गाँव के लोग को ये मैं भी घर पे गया था, तो होते हैं ना जो पैरों भाई साहब, सर जैसे मैं बाहर निकला बोले जल्दी चलो अभी जलाते हैं, और उन्होंने इतना आग कर दिया था कि धूप निकल आई है तो कम नहीं हुआ। आज सब सुबह सुबह खेत गए थे, थोड़े कंडे मार लाए
घंटे मार ले सामने आ गया। चलो था पहली बात तो खाली एक चीज होती है गांव में जो पूला होते हैं पूला, अगर वो किसी चुराओगे तो गाली देगा। बकाया लकड़ियां वगैरह कितनी भी जलाओगे दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं बेटा, कल हम लोगों ने एवोल्यूशन पढ़ा था, मैंने आपको यौन बताए थे, मैंने कहा था 4 यौन थे बेटा, बोलो मत। हर यौन में एरा होते हैं और एरा में क्या होते हैं पीरियड्स, और पीरियड्स में क्या होते हैं इपॉक्स। कल मैंने पूरा आपको क्लासेस में समझाया था, मैंने कहा था जैसे हमारा जो यौन है कौन सा है फेनोलॉजिक, 3 एरा होती है इसमें। पहला कौन सा बेटा, पहला पहले जो है, दूसरा और तीसरा सीनोजोइक, पापा मम्मी चाचा, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था पहली जोइक में कितने एक पीरियड्स होते हैं 6, कॉस डीसीपी, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेब्रियन, हाँ ठीक है, सब याद है, ठीक है, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था जो मिड जोइक होता है उसमें 3 एरा होते हैं, वो 3 पीरियड्स होते हैं कौन से, ट्राइसिक, जुरासिक और क्रीटेशियस। और उसके बाद 2 पीरियड्स होते हैं टर्सरी और क्वार्टनरी, और टर्सरी में वही ट्रिक ध्यान रखना, प्लीज वो पुट ऑन एग, प्लीज वो पुट एग ऑन माय प्लेट, प्लीज हनी, ठीक है। और वो ट्रिक अगर आपको पता है तो इसका मतलब आप लोग इपॉक्स भी बता दोगे। बेटा हम लोगों ने देखा था, एक सुन लो ध्यान से, हम लोगों ने देखा था कि मैंने कहा था जो पहले वाला सबसे पहला एरा था उसमें हम लोग इन्वर्टिब्रेट्स तक गए थे, यानी कि इन्वर्टिब्रेट्स, और मैं बोल सकता हूं कि जो उसके बाद भाई इन्वर्टिब्रेट्स हो गए। इन्वर्टिब्रेट्स सबसे पहले कौन आया था बताओ, आर्थ्रोपोड्स जो वहां लिखा हुआ है। इसके बाद आपको पता है जॉलेस फिश आएंगी, इसके बाद फिश की डोमिनेंसी होगी, और फिर एम्फीबियंस आएंगे, और एम्फीबियंस के बाद क्या आएगा, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का ओरिजिन लगभग स्टार्ट हो गया था कहां, पहले वाले एरा में। दूसरे में डोमिनेंसी रहती है वो किसकी रहती, रेप्टाइल्स की, इसीलिए बोलते हैं एज ऑफ रेप्टाइल्स। और यहाँ मेन थे डायनासोर, कौन थे, और डायनासोर के बाद हम बात करें तो जो हमारा वाला एरा है इसमें डायनासोर खत्म हो गए थे, और इस टाइम पे और भी बहुत सारी स्पीशीज आ गई थी। इस बेसिस पे हमने ये सब पढ़ लिया, ठीक है। मैंने आपको कल समझा दिया था तीनों एरा के बारे में, उनमें कौन कौन से पीरियड्स से क्या आया था, एनिमल में क्या आया था, प्लांट्स में क्या आया था, ये हम लोगों ने कल डिटेल में पढ़ लिया था। अब आज हम लोग खाली किताब पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, और किताब पढ़ने के बाद हम लोग फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग किताब एक बार पढ़ ले कि क्या क्या लिखा हुआ है, एक बार देख लेते हैं, कहीं आपको कोई पॉइंट रह जाए तो फिर प्रॉब्लम होगी, तो देख लेते हैं एक बार। घूम लिया, मैं घूमा। यहाँ से पढ़ना है सबसे अच्छा लगता है क्रोम। बेटा तो हम लोगों ने कहां से पढ़ना है बताओ, एक बार मुझे यहाँ से ना। तो ये ब्रीफ अकाउंट का मतलब है हमें पूरा पढ़ना है कि पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था। हालांकि मैंने इसका टेबल बनवा दिया है, आप लोग इससे मत पढ़ना, उसी टेबल से याद कर लेना सीक्वेंस वाइज, ठीक है। तो देख लो एक बार, देखो कह रहा है अबाउट 2000 मिलियन ईयर से अगो, इसका मतलब कितना है बेटा 2 बिलियन। अगर आपको ऐसे ध्यान रखना तो हम लिख लिया करो, इसका मतलब कितना होगा 2 बिलियन, ये लिखा हुआ है 2 बिलियन, 2 बिलियन 2 बिलियन लिखा हुआ है। कह रहा है ये एगो द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म, आपको पता है पहली लाइफ आई थी, और कह रहा है ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ। तो मैंने ये कहानी कब की बताई थी, 4 बिलियन ईयर्स एगो लाइफ का ओरिजिन स्टार्ट हो गया था। 3 बिलियन ईयर्स एगो क्या आया था नॉन सेलुलर, और 2 बिलियन ईयर्स एगो सेलुलर। तो सही चल रहा है। कह रहा है बेटा द मैकेनिज्म ऑफ हाउ नॉन सेलुलर aggregates of giant macromolecules could evolve into cell with membranous envelope is not known। उस टाइम पे प्रोकार्योटिक सेल नहीं होगी तो कोई मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के पास नहीं थी। कह रहा है some of these cells had the ability to release oxygen, कुछ के पास एक कैपेसिटी थी कि वो ऑक्सीजन रिलीज कर पाए। आपको पता है बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं,
एनारोबिक और एरोबिक। क्या था रिएक्शन? बैटरी से निकला दिया A. The reaction could have been similar to the light reaction in photosynthesis, where water is split with the help of solar energy captured and channelized by appropriate light harvesting pigments. बेटा आपको पता है अगर कोई फोटोसिंथेसिस करेगा तो वो क्या करेगा? ऑक्सीजन रिलीज करेगा और वाटर क्या करेगा? ब्रेकडाउन। आपको पता है फोटोसिंथेसिस कैसा होता है? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? वाटर का ब्रेकडाउन होता है और ऑक्सीजन का लिबरेशन होता है। तो वही तो कहने जा रहे हैं। अगले कह रहा है स्लोली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बिकम मल्टीसेलुलर लाइफ फॉर्म। मैंने कहा था एक पहले प्रोकैरियोटिक सेल बना होगा, उसके बाद यूकैरियोटिक और उसके बाद यूनिसेलुलर के बाद मल्टीसेलुलर। तो पहले यूनिसेलुलर उसके बाद मल्टीसेलुलर। और कह रहा है बेटा बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म एंड एक्टिव, यानी कि 500 मिलियन ईयर्स पहले इनवर्टिब्रेट यहाँ पे थे। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, इसके बाद यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, इसके बाद यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर और इसके बाद इनवर्टिब्रेट्स, यानी कि इनवर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं हम लोग। और इसके बाद कौन आएंगे? फिशेस। तो देखो जोनेस कह रहा है बेटा जॉलेस फिश प्रोबेबली इवॉल्व अराउंड 350 मिलियन ईयर्स अगो। तो मैंने हालांकि वो टेबल लिख दिया है आपको, बना के दे दिया है पूरा। बेटा कौन बात कर रहा है? बोलो मत। अगले कह रहा है सी बीट्स एंड फ्यू प्लांट एग्जिस्ट प्रोबेबली अराउंड 320 मिलियन ईयर्स अगो। वी आर टोल्ड दैट द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड पर प्लांट्स। तो कह रहा है सबसे पहले धरती पे आए थे वो कौन आए थे? प्लांट्स, कंपेयर टू एनिमल्स। एनिमल्स बाद में आए थे, पहले कौन आया था? प्लांट्स। वो भी कौन से आए होंगे? ब्रायोफाइट्स। पता है आपको? कह रहा है दे वर वाइड स्प्रेड ऑन लैंड व्हेन एनिमल इन्वेडेड लैंड। सबसे पहले एनिमल्स में जो फिश थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था फिश में एक था सीलोकैंथ फिश, जो हम बोल सकते हैं फर्स्ट एम्फीबियंस। एज लाइक कैसा था? फिश सीलोकैंथ, जो क्या करती थी? पानी में रहती है लेकिन बाहर आ जाती थी घूमने, फिर से पानी में फिर से। तो अभी लिखा भी होगा देखो। 1900 से निकला हाँ कह रहा है दे वर, कह रहा है फिश कह रहा है they were widespread on land when animal invaded land. कह रहा है fish with stout and strong fins could move on land and go back to water. तो कह रहा है पहला ऐसा मछली था जो कैसा था? पानी में रहता था, वो बाहर आता था घूमने और फिर से पानी में। कह रहा है हाँ दिस वाज अबाउट 350 मिलियन ईयर्स अगो इन 1938। मैंने बताया था डेट आपको। कह रहा है a fish caught in South Africa happened to be coelacanth which was thought to be extinct, जो क्या हो गई? खत्म हो गई। लेकिन मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट एम्फीबियंस। अगर आपसे भी कहा जाए कि बताओ फर्स्ट एम्फीबियंस कौन होगा, तो आप क्या बताओगे? यही coelacanth। और कह रहा है बेटा these animals called low fins evolved into the first amphibians that live on both land and water। लैंड का मतलब है टेरेस, ठीक है, स्थल पे। तो अभी तक किताब ने इतना बताया है, सुनो। पहले कौन आया? ए प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, इनवर्टिब्रेट्स, इसके बाद जॉलेस फिश, इसके बाद फिशेस आई। और फिश में सीलोकैंथ सबसे पहले देखा गया, जो पानी से बाहर आती थी उसके बाद फिर से पानी में चली जाती थी। तो फर्स्ट एम्फीबियंस हम बोल सकते हैं किसके लिए? सीलोकैंथ के लिए, जो अब खत्म हो गई है। और उसके बाद आ गए एम्फीबियंस। कौन आ गए? एम्फीबियंस। तो बेटा देखो अगले क्या कह रहे हैं? कह रहा है देयर आर नो स्पेसिमेन ऑफ दीज लेफ्ट विद अस। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कह रहा है दीज वर एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग एंड सैलामेंडर्स। जो हम मॉडर्न डे फ्रॉग देखते हैं, फ्रॉग भी कहाँ रहता है? पानी में रहता है और धरती में रहता है। सैलामेंडर भी ऐसे करता है। तो इसका मतलब दोनों ही हम समझ सकते हैं एम्फीबियंस हैं और उसके ही पूर्वज रहे होंगे। मतलब जो पहले सीलोकैंथ था उसके पूर्वज अब ये फ्रॉग या फिर ये होंगे। कह रहा है बेटा they lay thick shelled egg which do not dry up in sun unlike those of amphibians. Again we only see their modern descendants, the turtle, tortoise and crocodiles. In the next 200 million years or so reptiles of different shape and size dominate on earth. तो सबसे पहले आप लोग बताओ, अगर हम देखें कि सीलोकैंथ जो है उसके अब के जो एनिमल है वो कौन हो सकते हैं? तो फ्रॉग हो सकता है, सैलामेंडर हो सकता है। इसके बाद हम बोल सकते हैं कौन आया होगा बताओ? रेप्टाइल्स आए होंगे। और वो रेप्टाइल्स आए होंगे जो लगभग पानी में रहते हैं। समझ गए आप? मगरमच्छ पानी में रहता है लेकिन फिर भी वो क्या है? रेप्टाइल्स है। अगले अगर हम बात करें बेटा तो कह रहा है जायंट फन आए होंगे। टाइडोफाइट्स वर प्रेजेंट बट दे आर फेल टू फॉर्म कोल्ड डिपॉजिट स्लोली। और वो जब गिर गए तो वो मतलब पूरे धरती पे दब गए तो उससे क्या बना? कोयला।
अगले कह रहा है सम ऑफ दीज लैंड रेप्टाइल्स बेंट बैक इनटू वाटर टू इवॉल्व इनटू फिश लाइक रेप्टाइल्स प्रोबेबली 200 मिलियन ईयर से हो, जिसमें कौन है स्टाइलोसोरस, सही है, जो क्या था फिश लाइक, क्या था बेटा फिश लाइक रेप्टाइल्स था। कह रहा था लैंड रेप्टाइल्स वर ऑफ कोर्स द डायनासोर, और सबसे जो रेप्टाइल्स लैंड पे आए धरती पे आए वो कौन थे, डायनासोर। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो, देखो सिंपल आंसर सुनो, पहले मछलियां, मछलियों के बाद एम्फीबियंस, वो एम्फीबियंस जो पानी धरती दोनों पर रह रहे हैं, इसके बाद वो रेप्टाइल्स बने होंगे जो पानी में रहते हैं खाली, और उसके बाद जो धरती पे आने वाले पहले रेप्टाइल्स थे वो कौन थे, डायनासोर। और बेटा अगले कह रहा है द लैंड रेप्टाइल वर ऑफ कोर्स द डायनासोर द बिगेस्ट ऑफ देम, जिसमें सबसे बड़ा था वो कौन सा था, टीरेक्स, यानी कि ट्राइनोसोरस रेक्स, जिसका जो हाइट था वो कितना था, 20 फीट। तो 20 फीट तो कितना होता है, इसका डबल। इतने इतने ऊंचे डायनासोर थे, और मुझे लगता है अगर डायनासोर खत्म ना होते तो सोचो कि ह्यूमन आ पाता, क्योंकि डायनासोर मांसाहारी भी थे, समझ रहे हो। अब सोचो अगर कोई 20 फीट हाइट का है तो कितना खाता होगा, है ना, तो स्पेसी लगता ही नहीं स्पेसी को। और बेटा कह रहे हैं एंड ह्यूज ए फियरसम डैगर लाइक टीथ, मतलब उनके बहुत ज्यादा खतरनाक दांत थे। और कह रहा है अबाउट 65 मिलियन डायनासोर क्या हो गए, अचानक से खत्म हो गए धरती पे। मैंने यहाँ तक आपको कहानी लिखवाई थी पूरी एक करके, टेबल टाइम बनवाया था, और 65 के बाद में डायरेक्ट किसका आया था, ह्यूमंस पे। 15 मिलियन ईयर से वो हमने देखा था कि ह्यूमंस लाइक स्ट्रक्चर देखने को धरती पे मिल रहे हैं। लेकिन अगले क्या क्या है वो पढ़ लेते हैं, देखो यहाँ पे बेटा कह रहा है ये डायनासोर खत्म हो गया, कह रहा है वी डू नॉट नो द ट्रू रीजन, हमें ट्रू रीजन नहीं पता है, अलग अलग थ्योरी है। बहुत लोग ये मानते हैं कि कुछ ऐसा पिंड आए थे यहाँ पे जो खत्म कर गया पूरा, बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि डायनासोर आपस में लड़े होंगे, क्योंकि इतने सारे स्पीशीज नहीं थे, खाने के लिए कुछ बचा नहीं होगा, क्योंकि बड़े बड़े डायनासोर थे, तो इसलिए खत्म हो गया। लेकिन अलग अलग रीजन है, अभी तक खाने की वहां पे कोई था नहीं जिसने देखा हो कैसे खत्म हो। हालांकि हमें तो फॉसिल्स मिले हैं ना, तो फॉसिल्स देख के तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या रहा होगा उस टाइम। फॉसिल्स का मतलब क्या होता है, हम ये तो समझ जाएंगे डायनासोर कितने बड़े हो सकते हैं, लेकिन हम लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि डायनासोर कैसे खत्म हुए होंगे। अगले कह रहा है बेटा सम से क्लाइमेट चेंज, देखो लिखा भी है किल्डम, कह रहा है उनमें से एक ये भी कहते हैं कि लोग क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, अब वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लाइमेट चेंज तो होता है, लेकिन अगर इतने सारे डायनासोर थे तो कुछ तो बचते, लेकिन कुछ नहीं बचे। तो मुझे जो लगता है पर्सनली लगता है, मैंने हालांकि किसी को पढ़ा नहीं है क्योंकि ये भी नहीं बता पाया और भी किसी नहीं बताया, मुझे लगता है पर्सनली कि जब इतने बड़े डायनासोर थे उसमें मांसाहारी भी थे और शाकाहारी थे। देखो अब आप लोग बताओ, अच्छा एक बार बताओ, अभी मैं मान लूं कि जितने यहाँ डॉग हैं इतने शेर हो जाए, यहाँ पे कितने जाए शेर हो जाए इतने, तो आप लोग बताओ क्या कोई रह पाएगा यहाँ पे, नहीं रह पाएगा, सबको खा जाएंगे शेर। तो कहीं ना कहीं, और डायनासोर तो 20 फीट उड़ते थे, इतने बड़े मांसाहारी। तो मुझे लगता है कि इन्होंने जैसे जो मान लिया कोई क्लाइमेट चेंज हुआ तो प्लांट खत्म हो गए नीचे के, प्लांट खत्म हो गए तो शाकाहारी अपने आप मर जाएंगे, और जब शाकाहारी मर जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि मांसाहारी किसको खाएंगे, शाकाहारी खाएंगे, और शाकाहारी खाएंगे तो मांसाहारी कब तक खाएंगे भाई। अब तो बहुत सारी स्पीशीज है, उस टाइम इतनी सारी स्पीशीज नहीं थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक ये भी रीजन रहा होगा फूड का, कि बहुत सारी उनके पास वैरायटी ऑफ फूड नहीं थे, और नहीं थे तो ये भी एक रीजन रहा होगा कि वो इस चक्कर से खत्म हो सकते हैं। क्योंकि बेटा देखो जब भूख लगती है तो आपने पता नहीं है कि आदमी छोड़ो क्या क्या स्पीशीज क्या क्या यूज कर लेते हैं, तो हो सकता है डायनासोर खा रहे हो, ऐसा हो सकता है। आपने बहुत सारी ऐसी स्टोरी देखी होंगी जो ह्यूमंस को ऐसे, जैसे मैंने एक स्टोरी देखी थी उसमें शायद कुछ प्लेन क्रैश हुआ था, प्लेन क्रैश, तो एक ऊपर से क्रैश हुआ तो एक नीचे आके बीच माउंटेन्स के उस पे, मतलब ऐसा माउंटेन्स था कि उस पे जाके प्लेन गिरा और सब खत्म हो गए, लेकिन किस्मत से एक आदमी बच गया वहां पे धोखे से, और वो सरवाइव भी कर गया। और सोचो वो बाहर भी आ गया, मतलब आ भी गया दुनिया में, और इतनी दूर तक ये अंदर लगाना मुश्किल था। तो ऐसा बताते हैं कि उसने, वो भी जिंदा है ठीक है, तो उसने पूरा इंटरव्यू बाद में बताया था, तो उसने बताया था कि उसने जो लोग प्लेन से गिरे थे जब उसे भूख लगी तो उसे उन्हीं को खाना पड़ा था, समझे बात को, दीवार भी खा गया, मतलब जो आदमी थे उनको ही खाना पड़ा था, समझ रहे हो। तो सर्वाइव करने के लिए कोई भी कुछ करता है। और हम लोग जो इतना लेक्चर देते हैं ना कि ये मत खाओ वो मत खाओ, ये बेकार है वो बेकार है, हाँ मैं ये बोलता हूँ कि ये पर्सनल अपनी चॉइस होती है। पर्सनल चॉइस का मतलब हर किसी की अपनी इच्छा होती है
हम इसलिए ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास फूड ऑफ वैरायटी बहुत है, मतलब बहुत वैरायटी फूड है। अगर सोचो यहाँ 4 वैरायटी होती फूड की तो तुम ऐसा कह पाती क्या? नहीं। एक रिसर्च हुआ था बहुत, कुछ विदेश में ऐसे जैसे होते हैं, तो उन्होंने कहा था कि आदमी की जरूरत क्या होती है, तो उन्होंने 3-4 आदमी बैठा ले, एक को बिल्कुल भूखा बैठाना, ऐसे कुछ मैंने कहानी वो भी पढ़ी थी। तो बेटा जो भूखा था, क्या था? भूखा, तो उसके जब उसे जैसे मतलब उसे कुछ पता नहीं क्या झटका दिया जाता पता नहीं क्या, तो उसके मुंह से निकला रोटी, क्योंकि वो भूखा था। उसे उस टाइम कुछ ध्यान नहीं आ रहा था कि धरती पे चल रहा है, उसे खाली क्या ध्यान आ रहा था? रोटी। और जो पेट भरा हुआ था इसका, तो उसके दिमाग में क्या आया? राम, मतलब एक गॉड का नाम आया, क्योंकि वो पेट भरा हुआ है। उसके बाद ध्यान आ रहा है, जैसे भगवान को भी वो याद कर लेते हैं। तो इनका मतलब क्या था करने का कि कहीं ना कहीं हमें सब चीज़ सेकेंडरी है, पहला क्या है हमारे लिए? भोजन। अगर कोई आदमी भूखा है तो सब कुछ भूल जाएगा वो। तुम एक गांव है, कितना भी कैसा भी आदमी हुआ, अगर उसे खाना ना दिया जाए तो वो कुछ भी खा सकता है, कुछ भी, समझ रहे हो? और ऐसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे आपने देखा होगा कमांडो लोग होते हैं जो आर्मी होते हैं, वो क्या मानते हैं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? उन्हें ऐसा सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर तुम्हें कहीं बाहर फंस गए हो तो तुम जिंदा तक खाना पड़ जाएगा तुम्हें। भाई कमांडो ट्रेनिंग होती है कि अगर एक जंगल में फंसे हुए हो, वहां पे तुम्हें क्या खाना पड़ेगा? जिंदा जानवर खा लो। तो तुम्हें खाना पड़ेगा, जैसे मुर्गा है ऐसे जिंदा मुर्गा वो मार के खाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें सोचो, तो वहां पे क्या होता है उनका उद्देश्य? खाना, ना कि वहां पे कुछ और। सेकेंडरी हमें तब याद आता है जब हमारी प्राइमरी चीज क्या हो रही है? कंप्लीट हो रही है, समझ रहे हो? तो ये चीज है। अगले देखो, तो कहाँ पे? हाँ यहाँ पे देखो, तो ये कह रहा है द ट्रुथ मे लिव इन बिटवीन स्मॉल साइज रेप्टाइल्स ऑफ दैट एरा स्टिल एग्जिस्ट टुडे। और कह रहा है इसमें रेप्टाइल्स जो है वो आज भी हमारे एरा में हैं, क्योंकि रेप्टाइल्स और भी बन गए। कह रहा था फर्स्ट मैमल्स क्या था बेटा? सिरियो, क्या था? और कह रहा है देयर फॉसिल्स आर स्मॉल साइज मैमल्स पर विविपेरस एंड प्रोटेक्ट देयर अनबॉर्न यंग्स इनसाइड द मदर बॉडी। मैमल्स का मतलब क्या होता है? जो बच्चा होता है उसको अपने कहाँ रखता है? पेट में रखता है, बचा के रखता है। और कह रहा है बेटा मैमल्स वर मोर इंटेलिजेंट। मैमल्स कैसे थे? इंटेलिजेंट थे। और बेटा कह रहा है इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर एट लीस्ट where reptiles came down, mammals took over the earth. There were in South America mammals resemble horse, hippopotamus, bear, rabbit etc देखने को मिले थे due to continental drift. When South America joined North America, these animals were overridden by North America fauna due to the same continental drift. Post mammals of Australia survived because of the lack of competition from any other mammals. तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका सब दिखा रहा है, यहाँ पे कह रहा है इधर साइड में कंपटीशन कम था एनिमल्स के बीच, तो वहाँ पे जो मैमल्स थे वो ज्यादा सर्वाइव किए और जगह कम किए, लेकिन हल्के हल्के बाद में मैमल्स भी डेवलप हो गए। आगे कह रहे लास्ट वी फॉरगेट सम मैमल्स लाइक लिव होली इन वाटर। ये वेल्स, जैसे वेल्स हो गया, डॉल्फिन हो गया, सील्स एंड सी काऊ आर सम एग्जांपल्स। ये सब एग्जांपल्स है किसके? मैमल्स के, जो पानी में रहते हैं। और कह रहा है बेटा इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट, डॉग ईटीसी आर स्पेशल स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन, यू विल लर्न अबाउट दीज इन हायर क्लासेस। अब ये कह रहा है कि हम पूरे तरीके से स्टोरी समझ सकते हैं। और सबसे ज्यादा ह्यूमन क्यों इवॉल्व हुए, तो उसका मेन रीजन क्या है बेटा? पहला रीजन है कि हमारे पास कॉन्शियसनेस होती है, हम सेल्फ कॉन्शियस हैं, और दूसरा है कि हमारा एक लैंग्वेज है, और इसी चक्कर से ह्यूमन का स्टोरी सबसे ज्यादा अच्छा होगा। आप लोग सोचो ह्यूमन भी तो क्या है? एक ह्यूमन क्या है? ह्यूमन भी तो एक स्पीशीज ही है, कुछ और थोड़ा ना है। लेकिन हम सबसे अलग क्यों है? और जैसे मक्खी मच्छर भी एक स्पीशीज है, लेकिन हमने पूरे धरती को काबू क्यों कर लिया है? क्योंकि हमारे पास दो रीजन है, एक पहला सेल्फ कॉन्शियस है हम लोग, और दूसरा हमारे पास एक लैंग्वेज, आवाज बोलने की, यानी कि एक लैंग्वेज भाषा की क्षमता है, हम इसे समझ सकते हैं। दूसरा सेल्फ कॉन्शियस, आप समझ पा रहे क्या होता है? सर बताओ। जो सोच पे कल्पना करता है। हाँ, हम लोग क्या कर सकते हैं? इमेजिनेशन, सोच सकते हैं। और बेटा एक बात और सुनो, हमारा जो ब्रेन स्टार्टिंग में इतना नहीं था आईक्यू लेवल, लेकिन कैसे बढ़ा? क्योंकि बेटा हम इमेजिन कर सकते हैं, और अगर हम इमेजिन ना कर पाते तो हम भी एक वैसे ही होते जैसे एक दूसरा स्पीशीज है। क्योंकि हमारे पास क्या है कैपेसिटी, सेल्फ कॉन्शियस है हम लोग समझ सकते हैं कि अगली साल क्या हो सकता है, या अगली साल को कौन से दिन पे क्या होगा, या अगली साल को हम क्या करें, अभी सोच सकते हैं। लेकिन हमारे अलावा और जितने भी स्पीशीज हैं,
वो ये बात नहीं सोच सकते, उन्हें खाली आज का पता होता है, जो अभी उन्हें दिख रहा है वो दिख रहा है बस, और बकाया उन्हें याद रख सकते हैं लेकिन सोच नहीं सकते कि कल क्या होगा। तो इसका मतलब सेल्फ कॉन्शियस, और हमारे पास एक स्किल कौन सी है, लैंग्वेज, जिसकी वजह से हम लोग समझ पाए दूसरे को और हम लोग आज इतने इवॉल्व हो पाए। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ लिखा भी है, द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इज द इवोल्यूशन ऑफ मैन विद लैंग्वेज, स्किल्स एंड सेल्फ कॉन्शियस। हमारे पास स्किल्स होती हैं, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, और तीसरा क्या होता है बेटा, लैंग्वेज। इसकी वजह से हम आज इतना अपने आप को इवॉल्व कर पाए, और आज आपको पता है कि हमने पूरी इंडिया मतलब पूरी दुनिया में किसका सबसे ज्यादा ऊपर स्पीशीज कौन सी है, ह्यूमन। हमने लगभग सबको काबू में कर लिया है। अगले आता है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो आप लोग बताओ, अगर मैं मैन की बात करूं तो आपको सब सीक्वेंस पता है पूरा? पहले कौन आए थे बताओ? ड्रायोपिथेकस, उसके बाद रामा, उसके बाद आस्ट्रेलियो, उसके बाद होमो हेबिलिस, उसके बाद होमो इरेक्टस, नेanderthal मैन, उसके बाद क्रो-मैग्नन याद करो, कर लो, वरना होमो सैपियंस। ठीक है, हो गया। तो देखो ये लिखा है बस, खाली आप लोग पढ़ सकते हो। ए कह रहा है अबाउट 15, ये कहानी स्टार्ट होती है 15 मिलियन ईयर्स है वो, और कह रहा है प्राइमेट्स कॉल्ड ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस वर एग्जिस्टिंग। उस टाइम पे कौन थे, ड्रायोपिथेकस और रामा। हालांकि मैंने कहा है कि ड्रायोपिथेकस थे वो एप लाइक थे, और रामापिथेकस मैन लाइक थे। कह रहा है दे वर हेरी मतलब इनके शरीर पे क्या थे, बाल थे, और कह रहा है एंड वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। हम लोग कैसे चलते थे, गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह। मतलब हमारा जो लोकोमोशन था वो चारों हाथ पैर, मतलब चारों चलते थे। चिंपैंजी क्या होता है? चिंपैंजी तो नहीं बंदर है ये सब बंदर की स्पीशीज है। अगले बेटा बोलो मत। अगले क्या है, रामापिथेकस वाज मोर मैन लाइक लिखा है, व्हाइल ड्रायोपिथेकस वाज मोर एप लाइक। तो एप लाइक कौन थे, ड्रायोपिथेकस, और रामापिथेकस कौन थे, मैन लाइक। ध्यान रखना है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बोलो मत अभी। अगले कह रहा है फ्यू फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन Ethiopia and Tanzania. These revealed hominid feature leading to the belief that about 3 से 4 मिलियन ईयर्स है वो। तो उस टाइम पे कुछ ऐसे हमें बोन्स मिले से पता लगा कि ह्यूमंस लाइक बोन्स है वो। और कह रहा है बेटा लाइक प्राइमेट्स वॉक इन ईस्टर्न अफ्रीका, दे वर प्रोबब्ली नॉट टॉलर देन 4 फीट बट दे वॉक अपराइट। ये कहना चाह रहा है 4 फीट से ज्यादा लंबे नहीं थे, लेकिन ये उठ सकते थे, जैसे हम लोग हैं सीधे रह पाते हैं ऐसे ही है। कह रहा है बेटा 2 मिलियन से वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रोबेबली, आप लोगों सब मैं दिखा दूंगा फोटो एक करके, ठीक है कैसे थे। कह रहा है लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड, एविडेंस सो दे हंटेड विद स्टोन। ये क्या करते थे, स्टोन मतलब पत्थरों से शिकार करते थे। और कह रहा है बेटा वेपन बट एसेंशियली एट फ्रूट, खाते थे, फल खाते थे, समझ गए। और कह रहा है सम ऑफ द बोन्स अमंग द बोन्स डिस्कवर्ड वर डिफरेंट, दे क्रीचर वाज कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमन लाइक being the hominid and was called homo habilis। क्या बोला हमने, homo habilis तो आदमी की तरह लगते हैं बिल्कुल, आप देखना अभी। कह रहा है ब्रेन कैपेसिटी इनकी कितनी थी, 650 से 880 थी। और कह रहा है they probably did not eat meat। Fossils discovered in Java in 1891 में reveal the next stage homo erectus। about ये कहानी कब की है, 1.5 मिलियन ईयर्स है वो। और कह रहा है होमो इरेक्टस, इरेक्टस का मतलब होता है खड़ा होना, वैसे भी ध्यान रहेगा आपको। और कह रहा है बेटा हेड अ लार्ज ब्रेन, और इनका कितना था, 900 सीसी, तो ये बड़े हो गए। और कह रहा है होमो इरेक्टस प्रोबब्ली द 80। तो ये इरेक्टस तो वो क्या खाते थे, मीट खाते थे। तो पहले कौन क्या खाते थे, वेजिटेबल्स यानी फ्रूट, और क्या खाना है, मीट। अगले कह रहा है द नेanderthal मैन विद अ ब्रेन साइज 14 सीसी हो गया, और लिव इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 लाख से 40,000 ईयर्स बैक। दे यूज हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड। तो ये अपनी बॉडी को ढकने लगे थे, और उसके बाद ये जलाने लगे थे, जो होता नहीं है ये जो मर जाते हैं उनको जलाने लगे थे, ठीक है, लकड़ी नहीं वैसे जलाने लगे थे, लकड़ियों रख के मतलब मृत, हाँ अच्छा ये कह रहा लकड़ी जलाने लगे, मैं कोई लकड़ी जलाने लगे, वो तो पहले जलाने लगे थे। अगले कह रहे होमो सैपियंस आर arose in Africa and moved across continent and developed into distinct races during ice age between 75,000 से 10,000 ईयर से वो। मॉडर्न होमो सैपियंस एरोस प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप अबाउट 18,000 ईयर से वो। मतलब हम लोगों ने क्या बनाई थी, आर्ट बनाते थे। पहले लोग क्या थे, अपने कुछ पहचान के लिए क्या बना दिया, हमने गुफाओं के चित्र बना दिए, उनसे दिख जाता था कि कौन है, ठीक है, ऐसे करके हम पता लगा। और कह रहा है वन सच केव पेंटिंग बाय प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस कैन
बी सीन एट राइजिंग भीमकेटा रॉक सेंटर एक क्या लिखा है रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब इसमें ऐसा मिलता है देखने को, ठीक है। वहां पे बहुत सारी पेंटिंग है। एग्रीकल्चर कम अराउंड एग्रीकल्चर कब आया बेटा 10,000 साल पहले। ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड द रोड रेस्ट ऑफ व्हाट हैपेंड इन पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। तो आपको पता है कि आज हम लोग कितने ज्यादा डेवलप हो गए हैं। यहाँ देखो ये 3 डायग्राम देखने को है। इसमें क्या बता रहा है देखो, ये वाला क्या है, ये एडल्ट है और ये क्या है मतलब बच्चा बेबी है। तो ये कहना चाह रहा है कि जो एडल्ट है वो ज्यादा ह्यूमन का जो स्कल है वो ज्यादा किससे मिलता है, मतलब चिंपैंजी, मतलब जो एडल्ट चिंपैंजी है उससे मिलता है। देखो यहाँ पे लिखा है आप कंपैरिजन ऑफ द स्कल ऑफ एडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग बेबी चिंपैंजी एंड एडल्ट चिंपैंजी। दो चिंपैंजी है तो हमारा जो मिलता है वो किससे मिलता है, बेबी चिंपैंजी ना कि एडल्ट से। कहता है स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन स्कल देन एडल्ट चिंपैंजी स्कल। समझ गए? तो बीच वाले इसके साथ एक ही है। देखो इससे हमारा जो है ये है एडल्ट, ये है बेबी, ठीक है, और ये क्या है ह्यूमन। समझ गए आप लोग? तो ये कहना चाह रहा है कि हमारा जो स्कल मिलता है वो किससे मिलता है, बेबी से, ना कि एडल्ट से, ठीक है। तो आप लोग समझ गए स्टोरी क्या है, ह्यूमन की कैसे एवोल्यूशन हुआ। 10,000 साल पहले खेती आई, हमारा हम लोग कब से दिखना स्टार्ट हुए, 15 मिलियन ईयर्स एगो से, 1.5 मिलियन ईयर्स एगो से होमो इरेक्टस आए थे, और ऐसे करके हम लोगों का अलग अलग हल्के हल्के एवोल्यूशन हुआ, और हम बोल सकते हैं आज कितना ज्यादा हम लोग इवॉल्व हुए और आज कितना ज्यादा एवोल्यूशन हो चुका है। कितना अच्छा। तो आप लोग बताओ इस चैप्टर में आपको कोई डाउट है, मुझे बता दो दीजिए, तो मैं आपको कुछ समझाऊंगा। और अगर कुछ भी आपको पूछना हो पूछ सकते हो, अभी 5 मिनट एक बार रिवाइज कर लो, और कुछ भी आपको लग रहा है कि सर दोहराता तो बता दूंगा, फिर हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और मुझे लगता है एवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ इससे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और अलग अलग बच्चे गलती करते हैं, तो इसलिए आप लोगों को एक बार देख लो। अगर किसी बच्चे को डाउट लग रहा है तो मुझे बता दो। फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। जेनेटिक्स आपका कंप्लीट हो गया, और अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में, कि कौन कौन सी डिजीज है और उनसे किससे होती है, वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है, बायोलॉजी में। एक बार हम लोग देख लो, अगर किसी को डाउट हो जेनेटिक्स पूरे में देख लो, अगर आपको लगता है कोई टॉपिक से समझा दो। यहाँ का शादी और लिंक क्या बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कौशल विकास में कौशल विकास मतलब कंपनी आएंगी, यहाँ कंपनी आएंगी बेटा, हाँ नौकरी मिलेगी, नौकरियाँ रोजगार मिलेगा। ये कुछ नहीं है, खाली वो दिखाने के लिए ड्रामा करते हैं। 10-15 हज़ार नौकरी देंगे तो कहीं चले जाओ, मिल जाएगी आपको, हैं? तो क्या है, मैं गलत ना कर रहा हूँ, कहीं कंपनी चले जाओ 16 मिल जाएंगे आपको, 15-16 तो यहाँ पे तुम्हें क्या लग रहा है, तुम आना कोई बच्चा घूमने आना, पता लग जाएगा। 15-16 मिलते हैं, यहाँ कंपनी आएगी, मुझे पता है। यहाँ सब दूर दूर कोई तुम्हें भेजेगा दुबई, जाओगे दुबई से नहीं भेजेगा, मतलब मैं क्या कहते हैं, जैसे हरियाणा भेज देगा, रुद्रपुर भेजेगा, ऐसे कंपनी जॉब होती है। गुजरात दिल्ली जाओगे क्या, बाहर खाना कौन बनाए? हाँ हाँ सोचो 12 घंटे में 11,000, एक दिन का नहीं है, पर मंथ है, कहीं तो 11,000। मैं कहता हूँ ये खाली उनके लिए सही है, आप लोग बता देना। अगर कोई ऐसा ऐसे जैसे कोई मोहल्ले में आपके गांव में हो तो उनके लिए ठीक है। जैसे कोई आदमी रुद्रपुर जाना चाह रहा है फैक्ट्री में,
सही है। तो वो यहाँ के रिज्यूम देके अगर लगेगा तो कंपनी बेस से लग जाएगा, इतना फायदा है बस। कंपनी बेस का मतलब होता है कि उसकी सैलरी बढ़ती रहेगी जैसे जैसे कंपनी रखता रहेगा। कंपनी बेस पे लेते ही नहीं आजकल। नहीं यहाँ पे जो देगा, हाँ वहाँ नहीं लेंगे ना, डायरेक्ट जाओगे तो, और यहाँ से कंपनी बेस से लग जाओगे, इतना डिफरेंस होगा, कोई डिफरेंस नहीं। ये लोग जो होते हैं ये कंपनी बेस से लेते हैं लगभग, क्योंकि यहाँ तुम्हारा रिज्यूम अगर जमा होगा फिर उसके बाद सब कुछ डॉक्यूमेंट जमा होंगे तब ये लगेंगे। उस दिन जेपी होटल में तो ऐसा हुआ था। लेकिन ये बात तो हर कुछ नहीं है। हम इसके लिए वहाँ रजिस्ट्रेशन भी तो सेवा योजना कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होगा। अरे तो मैं कह रहा हूँ फालतू वो है, खाली उन्हें दिखाना होता है ना स्कूल वालों को, इतने हमने फैक्ट्री बुलाई थी, कंपनी बुलाई यहाँ पे, इन लोगों को दिखाना भी होता है इन लोगों को, हाँ समझ रहे हो? तभी तो तो फोटो इसलिए खींचते चलता हैं। है। अलग से ही है। तो बेटा आप लोगों ने पढ़ लिया चैप्टर? सर पढ़ लिया, मुझसे बातें कर रहे हो खाली। आपसे कमा देंगे। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, हाँ। जैसे डायनासोर के बाद अपने लोग आए, अपने लोग के बाद क्या आएगा? अपने लोगों के बाद क्या आएगा? नहीं सुनो सुनो, अब वो तो सही कह रहे हैं, इवोल्यूशन समझ पूछ रहा है, वो पूछने जा रहा है, सुनो मैं बता दूं आप लोगों को अपनी बात क्या आएगा। बेटा सुन लो, जो इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन उसका कोई लिमिट नहीं होता कि यहाँ पे जाकर रुक जाएगा या यहाँ तक अब ह्यूमन आ गया कुछ नहीं आएगा। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इवोल्यूशन को हम डिफाइन नहीं कर सकते किसी भाषा में कि ये इवोल्यूशन यहाँ तक होगा इसके बाद ये होगा। हम लोगों में स्लोली चेंज आ रहे हैं। हो सकता है, मैंने आपको क्या बताया था, हो सकता है 1000 सालों बाद हमारी पंख निकल आए, हम लोग उड़ने भी लगे, हो सकता है, ये बड़ी बात सुना है। हो सकता है कि 1000 साल बाद सब लोग यहाँ धरती पे कुछ ही ना रहे, ऐसा हो सकता है। बेटा आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, अगर ये धरती सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, घूम रही है आराम से, ठीक है मस्त एकदम, और पूरा दिन रात अच्छा खासा हो रहा है, चल रहा है, हम लोग अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। जिस दिन अगर 2 केस में गड़बड़ हो गई, जैसे कोई अर्थ से कोई, अरे सुनो, कोई हमारे प्लेनेट से कोई दूसरा कोई छोटा टुकड़ा आके टकरा गया तो खत्म कहानी पूरी। सर शायद 26 में इवोल्यूशन हो जाए, शायद 26 में हो जाए इवोल्यूशन। सुन तो लगा। और हम लोग ये चीजों पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम लोग रह रहे हैं पीलीभीत में और उत्तर प्रदेश में। ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ पे आपको वास्तव में धरती फटती हुई दिखेगी, ऐसी ऐसी जगह है जहाँ आपको वास्तव में लगेगा कि अंदर से कुछ गर्म अपने आप को निकल रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं। हाँ हाँ भाई, हाँ वैसे, हाँ उसके बाद सुनो, ज्वालामुखी वगैरह होते हैं, ऐसे सुनो, ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको लगेगा कि वास्तव में धरती वाइब्रेट कर रही है। ऐसे बहुत जगह हैं, भूकंप आते हैं, वास्तव में आते हैं। जिस दिन पे आप सुनो, जिस दिन आप ऐसी जगह रहने लगोगे उस दिन आपको सब कुछ यकीन मानोगे कि हाँ कभी भी कुछ खत्म हो सकता है। हम लोग जगह ऐसी रह रहे हैं कि लगभग हम बहुत सेफ हैं। मैं बोलूंगा धरती पे सबसे ज्यादा सेफ कोई जगह है तो पीलीभीत है, सही है। लगभग पीलीभीत बरेली है जो सबसे सेफ है। चलो सुनो, बकाया मैं आप कहीं भी चले जाना, आप भारत में और जगह चले जाओ, कोई चीज को लेके चले जाता है। चाहे कहीं चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, आपको इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, आपको पता नहीं है। आप यहाँ से जाके ज्यादा दूर नहीं, 300-400 किलोमीटर कानपुर चले जाओ, आपको पानी तक नहीं मिलेगा। दिल्ली चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, हवा शुद्ध नहीं मिल रही है। दिल्ली जाओगे हवा शुद्ध नहीं मिलेगी, तो आप लोग कहाँ की मुझे रख रहे हो, कहाँ जाए लोग? तो लगभग मुझे लगता है कि हम लोग ठीक ठाक जगह है और यहाँ पे सही है सब कुछ, अगर भारत में है तो। हालांकि इससे अच्छे और देश भी हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ भारत सबसे अच्छा देश है, मैं कह रहा हूँ भारत में है तो सबसे अच्छी जगह में, समझ रहे हो। कहीं होते समुद्र किनारे तो मछलियां पकड़ रहे होते हैं, समझ रहे हो, और पता नहीं होता किसने फिसल गए तो खत्म कहानी। शायद मछलियां खाते हो तो पहले भाई अंबानी के होते हैं, मगरमच्छ खाता टाइम खींच के ले जाते हैं। हाँ, और आपको पता नहीं उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है, और वो लोग अगर आज नाव लेके नहीं निकले तो कल खाना नहीं मिलेगा उन्हें, क्योंकि उनके पास फूड का कोई तरीका ही नहीं है। तुम लोगों का तो इतना तो कम से कम कि पता है हमारी इतनी जमीन है और इससे हम खाना खा लेंगे, इतना पता है। बात चाहे कल कुछ हो या ना हो, हमें पता है कि हमारे धान रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात होती है। मुझे लग रहा है 20-30 साल बाद जो खेती हो रही है वो होना बंद हो जाएगी। वो होना बंद हो जाएगी। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आने वाले 30 साल बाद, ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, 30 साल के बाद
सबसे ज्यादा सक्सेसफुल आदमी वो होगा जिसकी जमीन होगी, जिसके पास जमीन बची हुई होगी। आपको पता है अब एवरेज लोग रह गए हैं जिनके पास जमीन है, वरना आपने देखा होगा 80% लोग वो रह गए हैं जिनके पास 5 बीघा जमीन है, 2 बीघा है, 3 बीघा है, 10 बीघा है, 10 बीघा तक। बकाया उससे ऊपर वाले 10% लोग रह गए हैं अभी भी। आने वाले 20 साल बाद देखना ये ग्राफ और नीचे जाएगा। अभी सोचो 20 साल पहले आपको पता है पापा बाबा के जमाने में जमीन कितनी होती थी? हर किसी घर में जगह भी पड़ी है और जमीन भी बहुत है। कल सर आप बता रहे थे बंडल वाला। सुनो, कहीं से रोड निकल रहा है, अब कहीं से होटल बन रहे हैं। सुन लो बेटा सुन लो, कहीं से मकान बन रहे हैं। मतलब आप बताओ गांव कितनी जगह बची है? नहीं बची ना। आने वाले टाइम में वो हाथ हो जाएंगे। इंडस्ट्री तो बहुत होगी लेकिन लोगों के पास जमीन नहीं होगी। और बेटा आप लोग बताओ कितना भी रुपए हो आपके पास, अगर गेहूं तो जमीन से होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि हम लोग कोई फैक्ट्री से बना लेंगे या कोई घर में बना लेंगे। भाई क्या हो सकता है? कैसे कितना हो जाएगा? कितना करोगे? फिर भी गिरो तो जमीन पे ही करेगा। कहाँ तक करोगे? ये छत पे कर लोगे? हाँ भाई तो मैं कहने जा रहा हूँ। और बेटा सुनो, मैं ये कहने जा रहा हूँ कि अगर मान लो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है और तुम्हारे पास गेहूं नहीं है, तुम रुपया से ना खा लोगे? रुपया तो एक साधन है, खाली रुपया है बस। मैं क्या कह रहा हूँ, बस मैं ये तो कह रहा हूँ 20-30 साल बाद आ जाएगा कि अगर जिसके पास 10 बीघा जमीन है तो वो सबसे अमीर आदमी है दुनिया का। खरीदना स्टार्ट। अभी मुझे पता है अभी लोग बहुत ऐसा कर रहे हैं कि 10 बीघा बेच दिया, एक प्लाट ले लिया नवागढ़ में, एक प्लाट ले लिया पीलीभीत में। बेटा प्लाट क्या करोगे? प्लाट में गेहूं धंधा करोगे? और आने वाले टाइम में होने वाला है। आप लोग देखो कितना जमीन कम बचा है लोगों के पास। गांव में जो लोग हैं उनके पास जमीन है आज भी, और वो भी गांव में भी 2% लोग हैं, 3% है, 5% जिनके पास 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 बीघा है। वरना उससे सबसे सबकी कम है। बहुत लोग ऐसे जमीन बेच के बाहर जा रहे हैं, बाहर रह रहे हैं। ये खाली खेल चल रहा है 10 साल तक। 10 साल के बाद देखना तुम क्या स्थिति हो जाए। मैंने आपसे आज भी कह रहा हूँ, बाद में भी कहूंगा, नौकरी एक जीने के लिए अच्छा साधन है। लेकिन अगर देखा जाए तो आज भी हो, पहले भी हो, फ्यूचर में भी सबसे जो महान व्यक्ति है इस धरती पे वो किसान आदमी है। कुछ भी किसान के बिना अधूरा है, ध्यान रखना ये बात। जितनी फैक्ट्री चल रही सब कुछ चल रहा है, किसान के बिना सब बेकार है। मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने कहा था किसान वो तो बस खाली इतना है कि अनएजुकेटेड होता है बेचारा, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। अगर वास्तव में पढ़े लिखे लोग खेती करने लगे तो खेती का नजरिया अलग होगा। आप लोग को सोचो, एक मान लीजिए मेरा खेत है, मैं पेट्रोल लेने जा रहा हूँ, डीजल लेने जा रहा हूँ, सरकार उसका रेट अपने हिसाब तय कर रही है कि मुझे 100 रुपये लीटर देगी। खाद लेने जा रहा हूँ, सरकार अपने हिसाब तय कर रही है कि 1500 कट्टा मिलेगा, 2000 का, मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। ट्रैक्टर लेने जा रहा हूँ, किसान अपने हिसाब रेट तय कर रही है, कंपनी के मालिक तय कर रहे हैं। जैसे मैंने अगर महिंद्रा लिया तो महिंद्रा वाले डिसाइड करेंगे 10 लाख का देंगे, 15 लाख का देंगे। और मैं जो खेती कर रहा हूँ गेहूँ, वो मैं नहीं डिसाइड कर रहा हूँ कितने बेचूंगा, वो सरकार कर रही है। सोचो कितना उल्टी चीज है भाई। अगर मेरी नमक बनाने की कंपनी होगी तो नमक का रेट मैं डिसाइड करूंगा कि मैं 20 रुपए थैली दूंगा, 50 रुपए दूंगा। लेकिन सोचो हमारी फसल कौन डिसाइड करती है? सरकार डिसाइड करती है कि तुम्हारा गन्ना हम 400 खरीदेंगे लो। अगर देखा जाए तो किसान तय करता कि मैं 1000 रुपए क्विंटल दूंगा या 5000 रुपए क्विंटल दूंगा, मैं नहीं दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, उल्टा सिस्टम पूरा। और मुझे लगता है कि अगर देखा जाए तो मैं गारंटी कर रहा हूँ, पर ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। खाली 2-3 राज्य, एक उत्तर प्रदेश हो गया, एक हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, 2-3 स्टेट खाली 2 साल तक गेहूं ना करें, उत्तर प्रदेश और हरियाणा खाली अपने लिए कर ले। जैसे किसान आदमी है, हमें पता है हम 5 बीघा खाएंगे, 5 बीघा खेती करेंगे नहीं होगा, चावल ले लेगा, करेंगे ही नहीं। देखो इतना मुझे पता है, किसान आदमी अपना काम चला लेगा भाई, वो भैंस पाल लेगा, दूध से खा लेगा रोटी। अरे भाई हाँ, खेती के लिए अपने कर लेगा, खेती सब्जी कर लेगा। लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूँ, अगर जो सरकार में बैठे लोग अगर वो ना किसान के आके पैर छूलेंगे, हाँ एक बार को कि बताओ कितना रेट करें गन्ने का, कितना करें धान गेहूं का, ये कह देना। लेकिन वही बात सोचो, एक सरकारी आदमी होता है, उसकी अगर 5000 सैलरी नहीं बढ़ी तो वो हड़ताल कर देते हैं, बैठ जाते हैं यहाँ का। अगर 3 महीने सैलरी रुक जाए, किसान आदमी कभी कुछ करता ही नहीं। अरे सर किसान बैठा तो था, बैठा था लेकिन एकता कहाँ थी? वो तो एक कुछ लोग बैठे थे, तुम गए थे बताओ? जब मैं गया था नहीं गए थे। वो एकता तो नहीं है, वो लोग बेचारे जो पढ़े लिखे थे वो गए थे खाली। अगर सब लोग चले जाते तो क्या होता बताओ?
कुछ अधिक बात होती है, लेकिन हर आदमी नहीं जा सकता। अगर मैं अपने घर पे कह दूं 1-2 साल खेती मत करना, बराबर वाला सोचेगा मत कर, ठीक है मैं कर रहा हूँ, मैं जा सकता मैं क्यों नहीं करूँ, वही बात है। तो ये सिस्टम नहीं सुधरेगा, ये ऐसा ही रहेगा। और आपको पता नहीं है कि यहाँ पे किस लेवल का किसानों से ज्यादा अन्याय होता है। सबसे ज्यादा गरीब कौन है? किसान आदमी तो है। यहाँ इतने बच्चे बैठे हुए लगभग सबके फादर फार्मर ही होंगे, मेरे ही फादर फार्मर हैं। मैं ये समझता हूँ अगर आपका 10 बीघा में धान लगा हुआ है, सही है, और आपके पास ट्रैक्टर नहीं है, और अगर एक आपके काम करने वाले ज्यादा लोग नहीं है, फादर ही है खाली, और फादर का 200 रुपए खाली पर डे का मान लो, भाई किसी कंपनी में जाएंगे तब भी तो 400-500 रुपए पर डे कमाएंगे, 200 उनका मान लो, और तुम 6 महीने का धान का एवरेज निकाल लो पूरा, अगर तुम्हें 1 रुपया ही बच जाए, नहीं बस पा 1 रुपया ही बच जाए। बस क्या होता है कि आपके फादर ने हाथ से काम किया है, वो नहीं लगाते कभी। आधा काम बेचारे वो हाथ से करते हैं घर वाले, वो कभी लगाते नहीं। दूसरा जो इधर उधर का रुपया सब लगाया वो इकट्ठा हो जाता है खाली, कि हमने 15,000 लगाया था, 500 करके 1000 करके, और वो हमें इकट्ठा 15,000 मिल गया। कोई व्यक्ति ने दिखा दे कि हमें इतना फायदा हो गया। खेती से फायदा होता है बताओ? उनको फायदा है जिसकी 100 बीघी जमीन है, 200 बीघी जमीन है, चलो हो जाता है फायदा, क्यों नहीं होता? उसका रीजन क्या है कि हमारी खाद इतनी महंगी है, हम कोई केमिकल लेके आते हैं, सोचो इतना महंगा पेस्टिसाइड है, डीजल कहाँ जा रहा है बताओ? ट्रैक्टर वाले चला रहे हैं तो वो भी उतना रुपए ले रहे हैं, इतना उनको बच रहा है, उनको भी चाहिए। मजदूर 400 रुपए ले रहा है तो 300-400 रुपए ले रहा है, तो आप लोग बताओ क्या बच रहा है? और तो फिर एक चीजें क्यों नहीं हो रही हैं, और फिर भी किसान आदमी हड़ताल नहीं करते हैं? हकीकत ये है, बेचारा खेती करता रहता है चुपचाप। किसान के 3 नियम उन्हें पता है कि किसान बहुत ज्यादा, अगर यही मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़े लिखे लोग खेती करने लगे यही सब सुधर जाएगा, लेकिन पढ़े लिखे खेती क्यों करेंगे? बात ये है क्योंकि हमारा सिस्टम ही उल्टा है। पढ़े हो तो तुम खेती नहीं करोगे, भाई हर किसी का है। अगर मैं पढ़ लिखा मैं पापा से खेती करूंगा, मना कर देंगे, क्यों करेगा? खेती वो करेगा जो नहीं पढ़ा है। तो सिस्टम उल्टा है सब, लेकिन क्या कर सकते हो, खाली बातें कर सकते हो। एक आदमी क्या कर सकता है बताओ? तो वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि सब चीजें उल्टी चल रही हैं, और कहीं ना कहीं हर आदमी अपने फायदा देख रहा है, कहीं पे कुछ नहीं है। मैं वही कहता हूँ तुम पढ़ लो, डॉक्टर बन जाओ, सही जगह फिट हो जाओ, बात खत्म। जैसे सब नहीं चल रही है तुम चल लेना बीच में, बात खत्म। एक आदमी क्या कर सकता है भाई? लेकिन फिट हो जाओ पहले, फिट नहीं हुए तो बहुत पीछे रह जाओगे, ध्यान रखना, क्योंकि हर आदमी आगे निकल रहा है, और उसमें फिट होने के लिए आपको फिट होना पड़ेगा खाली बस। और फिट तो एक आदमी चेंज तो नहीं कर सकता ना पूरा, तो फिट होना पड़ेगा बस, बात खत्म। चलो तो बेटा अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, और अब जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। कौन सा पढ़ेंगे? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और ये जो है आपका ये जेनेटिक्स खत्म हो गया, और हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो हम लोग निकालो, और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। निकाल लिया था। चलो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे डिजीज के बारे में। किसके बारे में? डिजीज के बारे में, और पढ़ेंगे हेल्थ के बारे में। सबसे पहले मुझे ये बताओ डिजीज क्या होता है? अगर आप लोग में सिंपल भाषा में पूछूं कि डिजीज क्या होता है, बीमारी तो हिंदी होती है, वैसे बताओ डिजीज का मतलब क्या होता है? हाँ सर इसको हिंदी में रोग कहते हैं ना? हाँ रोग कहते हैं। रोग क्या होता है? सर रोग वह अवस्था होती है जिसमें कोई मानव मानसिक रूप से या फिर शरीर से सही रहता है। ये तो सस्ते की हो गई। हाँ तो स्वास्थ्य। रोग क्या होता है? रोग ये बताओ। कोई भी काम गलत नहीं सोच सकता मतलब, कोई काम गलत है ये सोचने लगता है? नॉर्मल जैसे होता है वैसे ना होता है। हाँ सही है। देखो एक सिंपल भाषा में अगर बोलूं डिजीज क्या होता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर हमारी बॉडी या किसी की भी बॉडी, प्लांट हुआ, एनिमल हुआ, कोई कुछ भी हुआ, अगर उसका बॉडी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा है तो हम बोल सकते हैं वो क्या है, किस कंडीशन में? डिजीज वाली कंडीशन में है। और डिजीज आपने बहुत सारी टाइप की पढ़ी थी। जैसे अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था मेंडेलियन डिसऑर्डर थे, ऐसे हमने सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर पढ़े थे, उससे पहले से बोलते हैं बेनियल डिजीज। उसके बाद मैंने आपको बताए थे मेंडेलियन डिसऑर्डर, मैंने आपको बताए थे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। हम लोग अब यहाँ पढ़ रहे हैं जो वो पढ़ रहे हैं एक्वायर्ड डिजीज। कौन सी पढ़ रहे हैं? एक्वायर्ड। ये पढ़ रहे हैं जेनेटिक डिजीज। आप लोग ये समझ पाते हो कि मेंडेलियन जो हम पढ़ रहे थे वो जेनेटिक डिसऑर्डर थे, ये बात ठीक है, लेकिन वो जीन्स की गड़बड़ी से थे।
इसके बाद हमने पढ़े थे क्रोमोसोम, वो किससे गड़बड़ी थी? क्रोमोसोम की गड़बड़ी से थे। और यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे वो होंगे हमारे, यानी या तो पेरेंट से मिले होंगे या एक्वायर्ड का मतलब होता है हमें कोई पैथोजन करे। क्या करे? पैथोजन मतलब है जो डिजीज कॉज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कोई भी ए प्रोटोजन्स हो गया, मतलब जो भी चीजें होती हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये हमें क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं। और बहुत सारे डिसऑर्डर हम लोग यहाँ पे एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हेल्थी का मतलब होता है, हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य का मतलब होता है कि हम लोग स्वास्थ्य कैसे बोल सकते हैं अपने आप को कि हम स्वस्थ हैं? तो मैं बोल सकता हूँ फिजिकली अगर कोई फिट है, मेंटली, या मैं बोल सकता हूँ सोशली, सही है, या फिर मैं बोल सकता हूँ रिप्रोडक्टिवली, हर टाइप से अगर कोई फिट है तो हम बोल सकते हैं वो कैसा है? हेल्थी है। खाली डिजीज फ्री कंडीशन होना हेल्थी नहीं होता है। जैसे अगर आप लोग सोच रहे हो कि मुझे कोई डिजीज नहीं है लेकिन आपको टेंशन है तो आप हेल्थी इस टाइम पे नहीं हो, यानी कि स्वस्थ पूरी तरीके से आप नहीं हो, क्योंकि आपकी बॉडी फंक्शन तब भी नहीं करेगी ठीक से जितना फंक्शन करना चाहिए। तो स्टार्ट करें इसको। अभी तो नॉर्मल चैप्टर है तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे तो एक बार बता दूं मैं। कॉमन डिजीज इन ह्यूमन, हम लोग ह्यूमन के बारे में जितनी हमारे अंदर डिजीज होती हैं वो पढ़ेंगे। कौन कौन सी डिजीज होंगी, हो सकती हैं, सबके बारे में पढ़ेंगे। और आपको ये पता होना चाहिए टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, मलेरिया हो गया, एस्केरिस हो गया, एड्स हो गया, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। HIV, कैंसर, जितना भी डिजीज होती है सब पढ़ेंगे सबके बारे में। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर इम्यूनिटी की बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे कि हमें उन डिजीज से कैसे फेस करना है, हमारी बॉडी में ऐसा क्या है जिससे हम लड़ते हैं। आपने नाम सुना होगा एंटीबॉडी, आपने नाम सुना होगा WBC। भाई हमारी बॉडी में क्या क्या ऐसा है, क्या क्या चीजें हैं जिससे हम डिजीज से लड़ते हैं। भाई अगर मैं ये मारकर छू रहा हूँ तो यहाँ पे हजारों पैथोजन होंगे लेकिन फिर भी मुझे डिजीज नहीं हो रही है। डिजीज मेरे साल में 1-2 बार होगी, खाली 2-3 बार होगी, लेकिन और हम लोग खाना खा रहे हैं पता नहीं कितने बैक्टीरिया होंगे उस पर, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम है जो हमें हमेशा बचाता रहता है। कुछ ही कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हमें डिजीज हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या है उसे सब हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम, जो हम लोग इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। अगले हम लोग पढ़ेंगे एड्स के बारे में। आपने बहुत नाम सुना होगा एड्स रहता है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एड्स क्या होता है, कैसे होता है और कैसे सही कर सकते हैं उसको। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कैंसर आपने बहुत नाम सुना होगा कि कैंसर कब होता है, कब आदमी की डेथ हो सकती है, कब नहीं हो सकती है, कैंसर को कैसे हमें देखना चाहिए, किस टाइप से हम बच सकते हैं, वो सब आपको मैं बताऊंगा। कैंसर की क्या कंडीशन होती है, ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर कैसे बनता है, कितने टाइप का होता है, ठीक है, वो सब हम पढ़ेंगे। और इसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज, यानी कि आपने देखा होगा ड्रग्स बहुत सारे टाइप के आ रहे हैं, हजारों टाइप के ड्रग्स आ रहे हैं, और ड्रग्स के क्या परिणाम है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अल्कोहल पीने के क्या परिणाम है, क्यों लोग पीते हैं, अच्छा लगता है या सही लगता है, बेकार लगता है, ठीक है, वो सब पार्टी में क्यों कहते हैं, दारू पार्टी करने चलाओ, तो ये सब भी हम समझेंगे डिटेल में, ठीक है। तो ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें आपको भाई मजा भी आएगा, क्योंकि काफी चीजें आपको देखो मैं बताऊंगा आपको लगभग बच्चों के सब कोई वो चीजें पढ़ने में ज्यादा मजा आता है इसमें जो उनके साथ हो रही होती है। जैसे मैं हीमोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, आपको मजा आ रहा है क्योंकि हम बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं अपने। अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको प्लांट के बारे में, तो सोच रहे तो नींद आने लगती है, क्या चल रहा है प्लांट, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। ऐसे इवोल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा था तो आपको मजा तो आया था, लेकिन इवोल्यूशन में एक ऐसा लग रहा था कि एक फिल्म टाइप चल रही है, जो हुआ होगा लेकिन अभी क्या है वो हम देख रहे हैं। ये वही साहब हो गया कि एक में पढ़ाऊँ आपको हाइड्रा के बारे में और एक में पढ़ाऊँ आपको हार्ट के बारे में, गाय के बारे में। तो मान सकते हो आपको गाय के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा क्योंकि आपने वो देखी है और आपके आसपास रहती है। अभी हाइड्रा के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी, आपको वो भी याद करना पड़ेगा कि उसके पास टेंटिकल होते हैं, लेकिन गाय के अगर पढ़ाऊंगा तो उसके आपको याद करनी नहीं पड़ेगा कि 4 हाथ पैर होते हैं, पता है आपको, देखा है आपने, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में ये सब पढ़ेंगे और ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आपको मजा आएगा क्योंकि हम लोग अपने बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करें बेटा इसको, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है ये, समझते हैं बेटा। कह रहे हैं हेल्थ का मतलब आप समझते हो, डिजीज फ्री कंडीशन जहां पे हम मेंटली फिट हो, फिजिकली फिट हो, सोशली भी फिट हो। कह रहे हैं हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humans। ये क्या कहना चाह रहा है, देखो ये कह रहा है हेल्थ को हम बहुत टाइम तक ऐसा मानते हुए आ रहे थे कि अगर हमारा ह्यूमर समझते हो, हमारी सोच मान लो या हमारा तरीका मान लो, अगर बॉडी का बैलेंस है, मतलब जैसे अभी आप लोग अच्छे से किसी से बात कर पा रहे हो, सही है, अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हो तो आप हेल्थी हो। उन्हें मतलब नहीं था कि डिजीज क्या होती है, क्या काफी टाइम से क्या समझ रहा था कि आप सही साफ साफ दिख रहे हो, सही दिख रहे हो, सही बातें कर रहे हो, अच्छे से बोल पा रहे हो, समझ पा रहे हो, याद कर पा रहे हो, तो आप हेल्थी हो, ठीक है।
अगले कह रहे हैं दिस इज व्हाट अर्ली ग्रीक लाइक हिप्पोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन एग्जिस्टेड इट वाज थॉट इनका थॉट क्या था दैट पर्सन विद ब्लैक वाइन बिलोंग टू हॉट पर्सनालिटी एंड गुड है फीवर। ये क्या बता रहा है एक क्या है एक आयुर्वेदा सिस्टम है इसमें ब्लैक बाइल आपने नाम सुना होगा। ब्लैक बाइल का मतलब होता है कि जिस टाइम पे किसी को फीवर वगैरह आ जाता है तो फीवर हो गया या फिर कुछ अननोन रीजन जो बाहर से नहीं दिख रहा है। आप लोग बताओ एक चीज समझो जब से आप पैथोजन के बारे में जान चुके हो जब से आप लोग ये जान चुके हो कि टाइफाइड कुछ होता है आपने टेस्ट देख लिया टेस्ट कर लेते हो आप लोग निमोनिया का टेस्ट कर लेते हो बिडाल टेस्ट वगैरह जो भी होता है टाइफाइड का आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एक्सरे करवा लेते हो तभी तो आपको पता लगता है। अगर ये चीजें मान लो ना नहीं हो बिल्कुल भी तो आप क्या समझोगे आप बीमारी को क्या समझोगे कुछ नहीं समझोगे। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है ब्लैक बाइल का मतलब होता है कि इसका मतलब था कि ऐसे लोग जिसको फीवर है थोड़ा बहुत उसको मानते थे कि हॉट पर्सनालिटी का है मतलब ठीक ठाक है ये खाली फीवर बढ़ गया उसका टेम्परेचर बढ़ गया बॉडी का लेकिन उसको बीमारी वाली लेकिन आप पता है हमें फीवर आने का मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर कोई पैथोजन आ रहा है और कहीं ना कहीं हमें बीमारी होने वाली है ये तो पैथोजन का फीवर का साइन होता है। तो कह रहा है दिस आइडिया वाज अराइव्ड एट बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट और कह रहा है डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन जब विलियम हार्वे ने क्या किया भाई ब्लड सर्कुलेशन बताया और उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता जैसे तुम कह रहे हो हॉट पर्सनालिटी का है उसका मतलब ये है कि भाई हमारा ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है लगातार और जब सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा ब्लड जब लगातार चल रहा है ना हमारी बॉडी में चल रहा है और टेम्परेचर जो बढ़ा रहा है वो कौन बढ़ा रहा है ब्लड बढ़ा रहा है क्योंकि हमारा ब्लड यहाँ पे क्या होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होते हैं पूरी बॉडी में जा रहा है इसलिए हमारा पूरा बॉडी कैसे जाता है गर्म हो जाता है जैसे आपने देखा रेस वगैरह लगाते हैं तो उस टाइम पे गर्म हो जाता है ऐसे ही कह रहे हैं The discovery of blood circulation by William Harvey using experimental method and the demonstration of normal body temperature in person with black bile using thermometer disproved the good humor hypothesis of health। इन्हें बताया कि जो ये ब्लैक बाइल जो तुम बता रहे हो ये कहीं ना कहीं ये गुड ह्यूमर का साइन नहीं है यानी कि इस टाइम पे क्या कंडीशन हो सकती है डिजीज वाली कंडीशन होती है। कह रहे हैं इन लेटर ईयर बायोलॉजी स्टेट दैट माइंड इन्फ्लुएंस through neural system and endocrine system over our immune system and that our immune system maintain our health। बाद में हमें पता लगा कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं 3-4 सिस्टम है जो मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन वाला सिस्टम होता है पूरा अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो न्यूरॉन्स वाला सिस्टम होता है साथ में इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी से रक्षा करता है बॉडी को रक्षा करता है किससे डिजीज से ये तीनों मिलकर अलग अलग काम करते हैं और जो मेन फंक्शन होता है हमारा कौन होता है इम्यून सिस्टम जो हमें बचाता है सब सारी डिजीज से बीमारियों से। कहना चाह रहा है बेटा दैट आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ और ये कह रहा है बेटा कि हमारे हेल्थ को माइंड एंड मेंटल स्टेट जो होती है वो भी क्या करती है अफेक्ट कर सकती है और कह रहा है ऑफ कोर्स हेल्थ इज अफेक्टेड बाय देखो एक बात मैंने और बताया आपको आप लोग ये ध्यान रखना हमेशा ये जरूरी नहीं कि आपको कोई डिजीज लगे तभी आप कोई बीमारी हो तभी आप प्रॉब्लम में हो। मैं आपको दिखा सकता हूँ ऐसे बहुत पर्सन जो कतई एकदम स्मार्ट लगेंगे अच्छे खासे होंगे फिटनेस बहुत अच्छी होगी लेकिन उनकी दवाई चल रही होगी और वो भी बीमारी वाली नहीं ऐसा नहीं कि वो दवाई उसकी खा रहे हैं शुगर की जो दिख नहीं रही है वो खाली दवाई खा रहे हैं टेंशन की मतलब मैं बोल सकता हूँ उनके माइंड में क्या है हाइपरटेंशन। आप लोगों को बता दो अगर आप लोग नहीं जानते हो तो टेंशन या फिर मैं बोल सकता हूँ उसको क्या बोलते हैं डिप्रेशन सही है। अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि डिप्रेशन एक नॉर्मल चीज होती है वो हम लोगों को नॉर्मल लगती है खाली क्योंकि हम लोग नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं ऐसे डिप्रेशन आते जाते रहते हैं तो हम तो इतने झेल जाते हैं ठीक है। आपको पता है मुझे लगता है कि जितने जो अच्छे परिवार से लोग होते हैं बहुत अच्छे परिवार से बात कर रहा हूँ मैं अच्छे परिवार की जब मैं बात कहा करूं तो आप लोग ये मत माना करो कि पीलीभीत के गुप्ता स्वीट हाउस की बात नहीं कर रहा हूँ ये भी नॉर्मल परिवार से आते हैं आप लोग माना करो मैं बहुत अच्छे फैमिली बात कर रहा हूँ जैसे अम्बानी हो गया ऐसे लोग बात कर रहा हूँ ठीक है। कहीं तो सोचा करो कि सर अच्छे लोग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है जेपी मेटर वाला इसकी बात कर रहे हैं इसका नहीं ये भी नॉर्मल आता है ये भी नॉर्मल मान लो अच्छी फैमिली का मतलब है जिनका बहुत पैसा है पता भी नहीं कितना पैसा है उनकी बात कर रहा हूँ। अब मान लो जो अच्छी फैमिली से है ये लोग जितनी टेंशन में अपनी डेथ या फिर ये सब टेंशन पाल लेते हैं ना वाइफ को छोड़ देते हैं तलाक कर ले लेते हैं बच्चों को छोड़ देते हैं इतनी टेंशन तो अपनी लाइफ में डेली होती रहती है जो मिडिल फैमिली के लोग हैं है ना डेली होती रहती है कि भाई मैंने ऐसे सीरियस लोग रोते हुए देखे डिप्रेशन में
कहते सीरियस, लेकिन वो अच्छी फैमिली नहीं, नॉर्मल फैमिली से हैं लेकिन थोड़े अच्छे हैं, तो उसका मतलब ऐसा हो सकता है कि वो ऐसे मतलब रोते हुए बहुत बुरी रहना के, और वो कह रहे हैं कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही, इतना डिस्टर्ब हूँ भाई कि मैं अकेले में रोता हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने एक था मेरा दोस्त, मैंने समझाया साले, मुझे लगता है कि तू हमारी कंडीशन में आ गया किसी दिन, मान ले। और मैंने एक एग्जांपल दिया, मान लिया जैसे कोई नॉर्मल एक लड़का है, वो उसकी कंडीशन थोड़ी थी, प्रॉब्लम थी उसे, तो मैंने समझाया, हालांकि वो बच गया, ठीक ठाक है, पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तो मैंने समझाया अगर हम जैसे लोग होते हैं, जो हमारे जैसे मतलब एक गांव के लोग होते हैं, अगर कुछ, पहली बात तो उनके अंदर कोई दिल टूटने वाली बीमारी होती नहीं है, ठीक है, ये तो डेली टूटते रहते हैं, ठीक है। दूसरा, मैंने से कहते बेस्ट एग्जाम्पल बताया जहाँ तक हो सकता है, मैंने कहा अगर कोई मान लेकर कोई फीमेल और मेल के बीच वार्तालाप हो जाए, उसके थप्पड़ भी मार दे, मान लिया फीमेल, तब भी वो खाली यही देखेंगे किसी ने देखा तो नहीं देखा, ठीक है भाई जा रहा हूँ, बताना मत किसी को, बात कर रहा हूँ, तब भी वो कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है यार जो हुआ वो हुआ है, मैं नहीं देखा, खाली जो देखेंगे आप देखा भी किसी ने। तो मैंने कहा हम लोग ऐसी जिंदगी थे, इतना ज्यादा हम सोचते नहीं दूसरे के बारे में, तो फिर और वो इतना टेंशन में कि मुझे लग रहा है कि ये वो ये कह रहा है कि दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं। मैंने कहा देख मैं भी हूँ तेरे से बात कर रहा हूँ, और दूसरा दुनिया में आसपास देख रहा हूँ, समझ तो बहुत लोग हैं। तो ये होता है मेंटली प्रॉब्लम। और बेटा जो लोग, आप लोग मेंटली डिप्रेशन जो होता है, अगर कोई सच में कहे कि मुझे डिप्रेशन है तो उसको हल्के में मत लेना। जिसको डिप्रेशन होता है वही जानता है, खाली डिप्रेशन वाली कंडीशन एक बीमारी वाली कंडीशन ज्यादा खतरनाक होती है। अगर आपको बीमारी है तो सबको दिख रही है, लेकिन डिप्रेशन खाली उसी को होता है जो आदमी झेलता है, उसका दिख नहीं रहा होता है। दूसरे लोग चुची समझते हैं उसको, अरे साला फालतू में बकैती कर रहे हैं, मैं कुछ और बोल रही, तो समझ ना, तो कहीं ना कहीं अरे सुनो, तो मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं, और जिसको डिप्रेशन है, सुनो, जिसको डिप्रेशन है वो जानता है कि कहानी क्या चल रही है। और ये मैंने ऐसे 2-3 लोग देखे, एक मैंने देखा था, स्टूडेंट था वो, सही है मेरा, तो मैंने उससे सीरियस पूछा, मैंने क्या तुम्हें डिप्रेशन है? तो बोला सर मैं दवाई खाता हूँ डिप्रेशन की। मतलब उसकी अच्छे खासे हॉस्पिटल से डिप्रेशन दवाई चल रही थी और वो पढ़ने आया था। डिप्रेशन का मतलब होता है वो स्टेट जिसमें तुम्हें ये लगेगा कि दुनिया में मतलब तुम्हारे सामने कुछ भी रख दो उसमें सब बेकार लगेगा, तुम सोच ही नहीं पाओगे उससे बाहर निकल के, वो होता है डिप्रेशन कंडीशन। ये सीरियस केस बता रहा हूँ। वैसे तो मैं बहुत लोग ऐसे जैसे रास्ते से डिप्रेशन हो जाएगा डिप्रेशन अगर सीरियस वाला हो जाए तो सीरियस में ऐसा होता है, वो स्टेट वो वाली होती है कि बेटा नहीं, हम लोगों को नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, हम लोगों को नहीं होगा, आप लोगों को तो जिंदगी में भी नहीं होगा। हो जाए कभी आप किसी बात को सीरियस ले जाओ बहुत सीरियस केस में, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि सुबह को लोगों तो लगेगा दिन निकल आया गया, घर वाले दो केस कहते चल खेल पे चाय बन गई नहीं, घर वाले ने एक बार चल ट्राली भरनी है, सब डिप्रेशन खत्म हो जाएगा ट्राली भरते भरते। और जैसे ट्राली भर के पसीने में भीगे हुए हो गए और शर्ट निकालोगे तो कहेगा अरे हो गया यार डिप्रेशन, खाना खा लेना, भूख लग रही होती है ना, वरना घर वाले फिर कहेंगे फिर गंदा खाने, तो सब डिप्रेशन वहीं रखा जाता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ जो सीरियस डिप्रेशन होता है वो होता है वास्तव में। कोई आदमी सुसाइड ऐसे नहीं करता है, सोचो हर आदमी सुसाइड नहीं कर पाता है, और सुसाइड करने वाले व्यक्ति को वास्तव में डिप्रेशन होता है। और उस टाइम पे तभी तो मैं कहता हूँ बच्चों से ये बहुत जरूरी है, एमबीएस बनना, एक अच्छी पोस्ट जाना जरूरी है, मुझे पता है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है कि आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी है, कैसे लोगों के साथ जीनी है और किस टाइप से गुजारनी है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि सक्सेस कोई एक जगह नहीं है, ना कोई एक एरो मार्क होता है कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा उसके बाद मुझे सक्सेस मिल गई। आप लोग वहां पहुंचने के बाद भी कुछ और ट्राई करोगे, ये हमारे ह्यूमन कॉन्शियस का नेचर ऐसा होता है। जैसे मान लो आप अभी सोच रहे हो, ये आपकी अभी सोच है खाली कि एमबीएस बनना है मुझे, बेटा एमबीबीएस जिस दिन आप करोगे मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि अभी आपको अगर 2% टेंशन है उसके बाद आपको 50% टेंशन हो जाएगी कि मुझे कहाँ हॉस्पिटल खोलना है, वहाँ फाइट होगी आपकी बहुत तकलीफ वाली। अभी आप लाइफ जी कहाँ रहे हो, तो बहुत बच्चों वाली फाइट है, वहाँ और तकलीफ फाइट होगी। आपको ऐसा भी लगेगा कि मैं एमबीबीएस हूँ फिर मुझे जॉब नहीं मिल रही है, वो सोचो कौन सी स्टेट होगी जहाँ एमबीबीएस करने के बाद जॉब नहीं मिल रही है, मतलब जॉब का मतलब है सही पोजीशन नहीं मिल रही है। वहां भी कंपटीशन है क्योंकि आपका मित्र कमाएगा एक साल में 10 लाख रुपए, आप कमा पाओगे खाली 20,000 रुपए,
फिर आपको लगेगा 1 लाख सरकार सुन सुन हाँ सुन लो 1 लाख रुपए कमा लोगे, वो कमा रहा है 50 लाख, तो आपको वहां फिर बहुत बेकार लगेगा। तो सक्सेस एक जगह नहीं है कि जहाँ सक्सेस हर दिन होती है। आपने आप मान लो अगर आज आपने टारगेट बनाया 2 चैप्टर पढ़ना है, 2 चैप्टर पढ़ना है, तो जो 2 चैप्टर पढ़ लिए आपने, भाई आपकी सक्सेस बात खत्म। फ्यूचर में क्या होगा कोई मतलब नहीं। ऐसे लोग खुश रहते हैं, अगर जो ज्यादा सोचते हैं कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कल क्या हुआ, तो फिर जिंदगी में मसले कभी हल नहीं होते हैं, वो चलती रहते हैं। और मैं ये बात डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको बेटा, ये होता पता क्या है, ये हमारी कमी नहीं होती है। हम जिस जगह पे जाते हैं हम कंपटीशन वहां के लोगों से करते हैं। जैसे मान लो किसी ने गांव में 10 लाख रुपए लगाए, उसने मकान बनवा लिया 15 लाख का, मुझे लगता है उसे लगता है कि गांव मेरा सबसे बड़ा मकान है, वो खुश है, सबसे बड़ा मकान है। लेकिन वही 15 लाख का मकान अगर वो यहाँ अच्छी सिटी में बनवाएगा तो उसका सबसे बेकार लगेगा पीलीभीत में। और जब वो पीलीभीत बनवाएगा और उस मोहल्ले वाले लोगों को देखेगा तो सबसे बेकार लगेगा वहाँ पे। और वही आदमी गांव में अमीर था, वही आदमी पीलीभीत में क्या होगा, गरीब। हमारी कंडीशन बताती है कि हम कहाँ पे हैं, फिर वहां पे फेस करते हैं। और कभी ये मत सोचना कि नहीं मैं तो 1 लाख रुपए महीना कमाने के बाद चटनी रोटी खा लूंगा, क्या दिक्कत है, नहीं खा पाओगे। तुम खा लोगे, तुम्हें बाहर पैसे मिल जाएगी, वो नहीं खाएगी, लियो क्या करोगे। तो चलो तुम खा लो, तुम्हें बाहर खाने बच्चे नहीं खाएंगे क्योंकि वो अच्छे परिवेश में पले हुए होंगे। तो कहीं ना कहीं कंडीशन वैसी आ जाती है, समझ गए आप लोग। तो ये मोटिवेशन ज्यादा मत करो, इधर आ जाओ, चैप्टर पढ़ना है, वरना मैं देखा सुनाते रहूंगा। अगले देखो सर और कहानी सुनाइए। कहानी सुनाइए, सर नहीं सुना, सुना दीजिए। मैं सुनाऊं मैं? इसे कर ले जाना, सुना देगा, ठीक है। चलो तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा खुश रहा करो और हमेशा ही खुश रहा करो। लेकिन मैं ये कहता हूँ मेरे साथ में कि हर दिन प्रोग्रेस करते रहा करो, थोड़ी थोड़ी, रुका मत करो। जिस दिन आप रुक गए वहां पे कहानी खत्म हो जाती है। और 1 किलोमीटर चलिए। और मैं हमेशा कह रहा हूँ आपको नहीं पता है कि आप किस स्टेज पे कहाँ पहुंच जाए, कुछ भी नहीं पता है। हम लोग प्लान बनाते हैं ना कि मैं यार 50,000 कमाने लगूँ, बहुत खुश रहूंगा लाइफ में। मैं गारंटी कर रहा हूँ हो सकता है कि आप 5 लाख कमाने लगो, और जितना आपने 50 सोचा उससे पहले कमाने लगो 5 लाख महीने। आपको कुछ नहीं पता है, खाली हम टेंशन देते रहते हैं कल की सोच के क्या होगा क्या नहीं हुआ, ऐसा किया वैसा किया, खाली बस प्रोग्रेस करो। ये मैं कहना चाहता हूँ बस, छोटी वैसा ही छोटी। जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ अभी आप क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, आपके हाथ में ये मसला है, सही है। तो माना करो कि डेली मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं थोड़ा सा अच्छा हो जाऊं कल से, जैसे कल जैसा था उससे आज बेटर हो जाऊं, बस बात करता हूं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं पा रहा, थोड़ा हो जाऊं। अगर आपके आज बायोलॉजी दो चैप्टर तैयार है, अगर आपने 10 दिन के बाद 3 कर लिए तो आपने रोज कर ली, बात खत्म। कुछ सीख तो रहा हूं, बात करता हूं। ये तो सीखना ही तो जिंदगी होती है, क्या होती है। अगले देखो बेटा कह रहे हैं अफेक्टेड आवर हेल्थ, ऑफ कोर्स हेल्थ इज अफेक्टेड बाय। आप लोग बताओ अगर हम देखें तो हमारी जो हेल्थ होती है वो कैसे अफेक्ट होती है। पहला कारण हो सकता है जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या हो सकता है? जेनेटिक डिसऑर्डर। और जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, कोई भी वो प्रॉब्लम पापा मम्मी से फ्री मिलती है, ठीक है, उसे बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। करेक्ट, हाँ फ्री में। करेक्ट डेफिशिएंसी विद व्हिच द चाइल्ड इज बोर्न एंड डेफिशिएंसी डिफेक्ट व्हिच द चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ। यानी कि पापा मम्मी से फ्री में कॉस्ट मिलती है हमें प्रॉब्लम, उसे बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। सेकंड है इन्फेक्शन। अब आप लोग पैदा हो गए अच्छे खासे, उसके बाद क्या हो गया, इन्फेक्शन, तो भी डिसऑर्डर हो सकता है। और तीसरा लिखा है बेटा हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं कपड़े कैसे पहनेगा, तो लाइफस्टाइल का मतलब है कि हम खाना कैसा खा रहे हैं, पानी कैसा पी रहे हैं, रह कहाँ पे रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे पॉल्यूशन कैसा है, ये सब देखना क्या कहलाता है, लाइफस्टाइल। समझ गए। तो ये 3 रीजन होते हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ को क्या होता है, अफेक्ट होता है। पहला क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर। दूसरा इन्फेक्शन, इन्फेक्शन मतलब है किसी पैथोजन के द्वारा प्रॉब्लम हो। और तीसरा हमारा लाइफस्टाइल, हम लोग कहाँ रह रहे हैं, कैसा एनवायरनमेंट है हमारा, कैसे लोग हैं वहाँ पे, कैसे वहाँ पे खाना खा रहे हैं, कैसा पानी पी रहे हैं, वो सब मिला के आता है हमारा लाइफस्टाइल। समझ गए। इन 3 कारणों से हमारा हेल्थ को क्या होता है, अफेक्ट होता है। अगली देखो, अब बेटा कह रहे हैं देखो कह रहा था टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय एवरीबॉडी। हाउ डू वी डिफाइन इट। हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, हेल्थ का मतलब ये नहीं कि आप फिजिकल फिट हो, आपकी बॉडी सॉडी बनी हुई है और आपको डिजीज नहीं है तो आप हेल्थी हो, नहीं, हो सकता है आप अंदर से कोई टेंशन में हो। तो कह रहे इट कुड बी डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। यानी कि हर टाइप से आप क्या कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, तब आपको बोल सकते हैं हेल्थी पर्सन। समझ गए। ऐसा नहीं कि
टेंशन सबको होती है, मुझे पता है। अब ये टेंशन नहीं कि फोन को नहीं आया, मैं भी तो आना चाह रहा हूँ। नहीं सर, जैसे नहीं होते होते भी तो यही टेंशन होती है कि टेंशन क्यों नहीं। हाँ ये भी होता है। देखो एक बार बताऊँ मैं, सुनो सुनो सुनो, मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। अगर कोई बच्चा है, सुनो, अगर कोई बच्चा है और 28 दिन, सुन लो, एक महीने में 28 दिन है, वो 28 दिन बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, 28 दिन, तो मैं मान के चलूंगा कि वो डिस्टर्ब है माइंड से। अगर कोई बच्चा है और वो 28 दिन बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, वो कुछ नहीं देख रहा है इधर क्या उधर क्या, मैं मान के चलूंगा कि वो डिस्टर्ब है, वो अपनी लाइफ से जी नहीं पाएगा। हो सकता है वो 100% जाए, लेकिन वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएगा जो लाइफ एक्चुअली मुझे जीना चाहिए थी। मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा 7 दिन में 5 दिन बहुत मेहनत से पढ़ रहा है, 2 दिन वो खूब एंजॉय कर रहा है, तो वो ठीक ठाक है। मतलब कोई हमेशा ही खुश रह रहा है तब भी प्रॉब्लम, कोई हमेशा दुखी रह रहा है तब भी प्रॉब्लम, और दोनों को बैलेंस बना के चल रहा है कि अगर तीन टाइम है, 2 टाइम हम खुश हुए, 1 टाइम हमें बहुत टेंशन है, फिर 2 टाइम टेंशन रही, 1 टाइम खुश रहे, तो इसका मतलब वो ठीक ठाक है। अब आप समझ गए? बस ये है। आप ये मत सोचना कि मुझे कभी टेंशन नहीं तो मैं बहुत अच्छा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपने कुछ फेज ही नहीं किया है। आप अपनी बॉडी को बहुत रिलैक्स फील में जी रहे हो, या आपने कुछ नया करने का ट्राई नहीं किया है। बेटा कोई भी कितने अच्छे घर से होगा, कोई भी कितनी प्रॉब्लम है, अगर किसी को टेंशन नहीं हुई 1 दिन में, तो मान के चलो कि वो कुछ नया ट्राई नहीं कर रहा है। ये बात अब आप सोचोगे सर मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, मैं आपको रिलेट बताऊँ। मैंने जब मैं 12th के बाद की बता रहा हूँ, तो मैंने एक क्योंकि मैं भी रेंट पे रहता था, जैसे आप लोग रहते हो आज, अब भी रहते हैं रेंट पे, हालांकि लेकिन आप कंडीशन अलग है, पहले रखती पहले घर से आटा लेके आते थे, ठीक है, जैसे आप लेके आते हो घर से आटा चावल है वैसे ही। तो मैंने एक बात सोच ली थी एक दिन बैठ के आराम से, मैंने सोचा अगर पूरे दिन में मुझे एक बार भी टेंशन नहीं मिली तगड़ी वाली, ऐसी नहीं कि 10 रुपए लीजिए, मैं तो ये टेंशन नहीं है, ये तो नॉर्मल बात है, जो डेली कंडीशन है, मतलब एक अच्छी वाली टेंशन जिसमें वास्तव में लगे यार कि यार अब मजा नहीं आ रहा है, तो फिर मुझे लगता था कि वो मेरा पूरे दिन बेकार चला गया। अब टेंशन नहीं भी सकती है, मैंने कोई टेस्ट लगाया, टेंशन लगती है, मैंने फिर क्वेश्चन किया, जैसे टेंशन नहीं हो रही तो लेके आओ, क्यों नहीं आ रही, आज टेंशन क्यों नहीं आई, इसका मतलब ये है मैंने जिंदगी बहुत अच्छे से गुजार दिया, करते पूरा बेकार चला गया। मतलब जैसे तुम पूरे दिन खुश रहे, इसका मतलब ये है कि तुमने कुछ नया नहीं किया, बात खत्म। क्योंकि लाइफ ऐसी है ना कि तुम्हें टेंशन मिलेगी, तो पहले ही मान लो, बात खत्म कि मुझे टेंशन नहीं है, तो इसका मतलब मेरा दिन बेकार चला गया। अब सुनो, करना क्या है, जैसे आपको लग रहा है कि आज पूरे दिन में टेंशन नहीं ली है मैंने, फिजिक्स क्वेश्चन उठा के लेके बैठ जाओ, जैसे 4 क्वेश्चन लगाओगे 3 बैठ जाएंगे, टेंशन हो जाएगी, सही है। कुछ ना उठाओ तो बायोलॉजी उठा लो, सही है कि यार ये नहीं पढ़ा है, टेंशन। अगर कुछ भी ना मिले तो पापा से बात कर लो, फिर टेंशन। पापा ये नहीं कहेंगे टेंशन देंगे, अगर आप ठीक ठाक होंगे तो पापा की बातें सुन के आपको टेंशन थोड़ी हो ही जाएगी कि आप पढ़ाई कर ले यार, बहुत प्रॉब्लम घर चल रही है, होता नहीं होता है। उससे भी अगर कुछ और पूछना है डिटेल में तो मम्मी से बात कर लो, पूछ लो उनसे क्या हालत चल रहे हैं घर के, क्या कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो समझ में टेंशन आ जाएगी जल्दी। और जब आपको टेंशन आएगी ना तो आपको एक स्पार्क लगेगा हल्का सा, और स्पार्क लगेगा तो आप कुछ ट्राई करने की सोचोगे, समझ रहे हो। हाँ, तो वो स्पार्क लगना जरूरी है। और मैं गारंटी कर रहा हूँ अगर कोई आदमी बहुत महान बना है तो उसकी जिंदगी में एक स्पार्क लगा है बहुत तगड़ा। जब तक आप लाइफ में झटका नहीं लगेगा बहुत तगड़ा, तब तक आप एवरेज लाइफ ऐसे ही रहोगे और ऐसे ही खुश भी रहोगे। झटके का अब तो ये नहीं झटका आके के लगेगा कि भाई आजा आजा कि अंदर ने कहा झटका क्यों नहीं लग रहा है, कहीं रास्ते में हो तो झटका लगा दूंगी। अब झटका ऐसे लगाना कि साइकिल चार झटका लगाते जा रहे हो, कर दो। झटके का मतलब होता है सीरियस आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आपको लगे कि अब सारा डॉक्टर बनना जरूरी है, अब तो बनना ही पड़ेगा, और जिस टाइम सोचा है तो बन गया। अब ऐसा नहीं घर गए थोड़ी मिर्च ज्यादा पड़ गई मम्मी से, खाना खाया आपको झटका लग गया, हमने कहा मिर्च ज्यादा हो गई, हेल्थ इज वेरी, तो यहाँ तक पढ़ लिया। when people are healthy they are more efficient at work, this increase productivity and bring economic prosperity, health also increase longevity of people and reduce infant and maternal mortality। maternal का मतलब होता है बेटा
माता मृत्यु दर और इन्फेंट का मतलब होता है जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी मृत्यु दर। तो ये कह रहा है कि अगर हम हेल्थी हैं तो हम ज्यादा काम करेंगे, हमारा कम मतलब हम बोल सकते हैं हमारी एफिशिएंसी अच्छी आएगी, हम लोग कम देर पढ़ेंगे ज्यादा याद करेंगे, ऐसे बोल सकते हो। यानी कि हमारी पूरी ओवरऑल लाइफ जो रहेगी वो क्या रहेगी, वो ठीक ठाक रहेगी और हम लोग अच्छे से काम कर सकते हैं अगर हम हेल्थी हैं तो। अगले कह रहे हैं, अब बेटा कह रहा है कि हम हेल्थ को कैसे संभाल के रखें, कैसे बचा सकते हैं कि हम हेल्थी रहें। तो मैंने क्या बोला, देखो सुनो, हालांकि मैंने तो इनसे हटके बोला है आप लोगों से, सबसे बड़ा मैंने आप लोग बताया अभी तक जो आप फॉलो कर सकते हो, ये सब चीज ना करो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप सुबह फिर डेली ना हो, ठंड इतनी पड़ रही क्या करें, मत ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तो ये भी दिखाया ना कि यहाँ जरूरी है, लेकिन मैं ऐसा बोलूंगा कि आप लोग एक चीज अभी सुधार लो जो इस टाइम पे चल रहा है। मैंने आपसे कहा था सोने और उठने का टाइम, अगर ये आपका बैलेंस है तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। हेल्थ का मतलब है कि जैसे ऐसा ना हो कि आप क्लास में बैठे हो आपको नींद आ रही हो, ऐसा नहीं होता है। या आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, घर पे पढ़ रहे हैं, आपको नींद आ रही है। आपका अभी जो कर्तव्य बनता है वो ये तो नहीं बनता है, क्योंकि ये तो नहीं कर सकते, हर बच्चा तो नहीं कर सकता ना। तो रोज 10 बजे सोते हैं, जैसे अब 12:30 बजे उठते हैं। मैं कह दूं कि सब बच्चे योगा करोगे, क्या करोगे, योगा। अगर वो करने भी घर पे बैठ गया तो घर वाले ऐसे बना रहे हैं योगा कर रहा है, उससे ज्यादा योगा करते बेकार लगेगा, कहाँ चक्कर में पड़ गए। तो वो मत करो, कोई दिक्कत नहीं, वो तब करना जब कोई बन जाओ अच्छे आदमी तो ज्यादा अच्छा लगेगा टाइम पास करने के लिए, ठीक है, वो बता रहा हूँ। ना हो भी मत, अभी कोई दिक्कत नहीं इतनी बड़ी, लेकिन सोने उठने का टाइम अच्छा होना चाहिए आपका, ये आपका कर्तव्य बनता है। आप 5 घंटे 6 घंटे की नींद लिया करो, लेकिन कंप्लीट लिया करो। और आपका सोने का टाइम इतना बेस्ट हो कि अगर आप 11 बजे सो रहे हो सो जाओ, फिर चाहे दुनिया की कोई ताकत आ जाए नहीं उठना है। और अगर आप 5 बजे उठते हो तो उठ जाओ। ऐसा ही हमारा जिस दिन आपने सोच लिया आपकी लाइफ, अगर जिन जो चीजें फॉलो नहीं करते हैं आपकी लाइफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। जैसे कोई बच्चा सोच रहा है 5 बजे उठूंगा, तो वो उसके अंदर इतनी दम हो खाली 5 बजे उठ जाएगा उसको, और उठ के बनना छीलने जाएगा नहीं, पढ़ाई करेगा, क्योंकि फादर से कह रहा है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। तो ये हम लोगों से नहीं हो पाता है बस करें। किस दिन अब धुरंधर मूवी देख रहे हैं तो 3 बज गए आज, सही है, पता ही नहीं लगा। और अगर सही मूड है तो सो गए 11 बजे। ये मत किया करो। अगर आपको 1 बजे सोना है तो 1 बजे सो जाओ, चाहे आप धुरंधर मूवी देख रहे हो, चाहे सीन बहुत तगड़ा चल रहा हो, लेकिन सोना है तो सोना है, बात करो, समझ रहे हो। सीन चल रहा तो कैसे वही तो है। अगले देखो, बेटा आगे देखते हैं। अब हम देखो बेटा, हम लोग कैसे अपनी हेल्थ को बचाएं, कैसे सेफ रखें। देखो कह रहा है बैलेंस डाइट। पहली बात तो खाना अच्छा खाओ। बैलेंस का मतलब है बैलेंस बना के चलो, लेकिन बैलेंस डाइट भी अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं आपसे कह दूं कि शाम को 3 सब्जी लेनी है, दोपहर में 4 सब्जी लेनी है ना। ये प्रॉब्लम वाली बात है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल हाइजीन, ठंड इतनी पड़ रही है नहीं कर सकते ज्यादा, साफ सफाई क्या है, दोनों डेली नहाओ मत नहाओ, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि बोलो मत 3-4 दिन नहा लिया करो। कह रहे हैं रेगुलर एक्सरसाइज, अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो भी मत करो, पढ़ाई करो जो रोज नहाता हो तो अच्छी बात है। अगले कह रहे हैं हालांकि सब करना ठीक, सोचो एक मैं बता रहा हूँ, बताओ कैसे बच्चे हैं। आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। ये सब चीज करनी चाहिए, गुड हेल्थ रखनी है, एक्सरसाइज किया करो, इंपॉर्टेंट है। क्या है योगा? योगा बेटा क्या होता है, हैज बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम इमेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। योगा पता क्यों करते हैं, एक तो फिजिकल और दूसरा मेंटली। मेंटली कोई डिस्टर्बेंस होता है तो मैंने कहा था योगा में आप लोग कुछ मत किया करो, एक चीज किया करो। मैंने योगा का मैं बताऊं, सब तो मत किया करो, पता नहीं कौन से आते हैं, वो तो बहुत सारे होते हैं। मैंने भी एक बार ट्राई किया था, मेरे पे एक भी नहीं हो पाया। एक होता है जो आप लोग थोड़ी देर सुबह उठ के शांत बैठा करो, थोड़ी देर शांत बैठे खाली सोच लिया करो बस, धरती पैदा क्यों हुआ हूँ। इतना पता तो हो कि धरती पैदा क्यों हुआ हूँ। पता है। दूसरा माँ बाप के सपने क्या है। तीसरा क्या टीचर्स लोग हमें समझाते हैं। अगर 3-4 बातें आपने सुबह के सोच ली एक बार तो आपको पूरा अच्छा रहेगा। सोचते नहीं। ऐसा नहीं कि सुबह उठे फिर इधर उधर फिर से लग गए रहो एग्जाम में। एक बार 10 मिनट बैठ के सोचा करो खाली बस। सोचने का मतलब होता है वो कौन क्या बोलते हैं उसको, मेडिटेशन करना। मेडिटेशन किया करो बस, ठीक है। अगले देखो कह रहे हैं अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी फंक्शन, वैक्सीनेशन। तो ये कहना चाह रहा है कि अब बोलो मत, मेडिटेशन में हर कोई नहीं कर पाएगा। आपको पता है मेडिटेशन का मतलब होता है कि अपने माइंड को 0 स्टेज में ले जाना, बिल्कुल कुछ भी दिमाग में ना आए।
मैंने भी ट्राई किया था सर तो मेरे दिमाग में उसी टाइम नजर आ रहा था। सर मैंने भी ट्राई किया 7 मिनट का, अबे जब मैं ऐसे में पहले 7 मिनट उसका 21 मिनट लेकिन मैं हटना चाहता था और और ये आ रहा था कि वो अच्छा हो ऐसा, हाँ, वो अच्छा हो ऐसा 7 मिनट का होता था ना उसका 21 कि मिनट वहाँ गड़बड़ चल रहा है, अच्छा ठीक है चलो। अरे तो मैंने कहा ये बंद करो ना, भागा बताऊंगा सो लेकिन आप लोग क्या करोगे, आपकी लाइफ में स्टिक चल रही है। यहाँ देखो अगले कह रहा है बेटा, तो हम अरे कह रहा है अवेयरनेस अबाउट डिजीज की प्रति बचाना अपने आप को, देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी फंक्शन, बॉडी फंक्शन। कह रहा है वैक्सीनेशन, वैक्सीन जानते हो, वैक्सीन लगवाना हो गया। हाँ कह रहा है अगेंस्ट इन्फेक्टिव डिजीज, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, साफ सफाई करना चाहिए, खत्म करना चाहिए गंदगी है। कंट्रोल ऑफ वेक्टर, वेक्टर का मतलब क्या होता है, मक्खी मच्छर ना हो जाता। एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ। और इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने गुड हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। अभी रुको बेटा 2-4 मिनट रुक जाओ, यहाँ तक पढ़ लो खाली। अगले कह रहे हैं व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम ऑफ द बॉडी एडवर्सली अफेक्टेड। आप लोग बताओ, जब हमारे कोई भी सिस्टम एक सिस्टम एक से ज्यादा सिस्टम जब अफेक्ट होते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि हम लोग डिजीज वाली कंडीशन में पहुंच जाते हैं। अगर आप देखें तो आपको पता होगा डिजीज 2 टाइप की होती हैं, एक होती है इन्फेक्टिव डिजीज और एक होती है नॉन इन्फेक्टिव डिजीज। जैसे आपने देखा होगा, एक तो वो डिजीज होती है जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होती हैं, और कुछ ऐसी डिजीज होती है पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर नहीं होती हैं। जैसे मान लो किसी को कैंसर है तो क्या ट्रांसफर हो सकता है? वो तो बैक्टीरिया नहीं होगा। लेकिन किसी को कॉमन कोल्ड है हो जाएगा, तो हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक बहुत से है। बच्चे तो देखो कह रहा है बेटा ए अफेक्टेड characterized by appearance of a various sign and symptom, we say that we are not healthy। कह रहा है कुछ साइन हमें दिख जाते हैं हमारी बॉडी में, कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमें लग जाता है कि हम क्या है, हेल्थी नहीं है। कह रहा है बेटा we have a disease, उसी कंडीशन क्या बोलते हैं हम लोग, डिजीज। कह रहा है अरे बात कौन कर रहा है, आप कर रहे हो। कह रहा है डिजीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस डिजीज, और दूसरा कौन सा होता है, नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस कौन सी होती है, जो एक पर्सन से दूसरे में चली जाती हैं, और नॉन इन्फेक्शियस जो नहीं जाती हैं। तो कह रहा है डिजीज व्हिच आर इजीली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे कौन कौन सी, कॉमन कोल्ड हो गया, अरे बहुत सारी डिजीज है, एक तो ना जितने भी जो वेक्टर वाली डिजीज सबको इन्फेक्शियस होती हैं, सही है। अगले कह रहा है बेटा infectious disease are very common and every one of us suffer from these at some time or other। हम लोग कभी ना कभी उस डिजीज से कोई ना कोई लगी होगी, हमको पता होगा, वो हो सकती है। अगले कह रहा है some of the infectious disease like AIDS हो गया, आर फेटल बहुत खतरनाक डिजीज है, कौन सी, एड्स, जो एक पर्सन दूसरे पर्सन ट्रांसफर हो जाती है। और कह रहा है among non infectious disease जैसे कैंसर is a major cause of death। अगले कह रहा है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज आल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली, यानी कि ड्रग्स और अल्कोहल जो होता है वो भी हमारी बॉडी को कोई ना कोई प्रॉब्लम करती है, समझ गए। तो ये तुम्हारा ये था। चलो कॉमन डिजीज हम लोग कल से पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर।